चैप्टर 81। यहाँ अनुरोधित फाइलें हैं, सर। अंदर आए। वू जिन च्योल ने एसोसिएशन अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेश किया। जैसे कि वह कुछ समय से इंतजार कर रहा था, गो गनहुई ने उसका स्वागत किया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति काफी उज्ज्वल हो गई थी। वू जिन च्योल ने जो फाइल सौंपी, उसे खोलते ही एक परिचित युवक का चेहरा नजर आया। यह कोई और नहीं बल्कि सेओंग जिनवू था। पहचान वाली तस्वीर में जिनवू अपरिपक्व दिख रहा था और जो माहौल था वह अब की तुलना में काफी अलग लग रहा था, लेकिन यह उसे पहचानने को असंभव बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। युवक के पिछले रिकॉर्ड को पढ़कर गो गनहुई धीरे धीरे गंभीर हो गया। रैंक ई के रूप में हंटर गतिविधि के 4 साल। इतना ही नहीं, वहां का ग्रेड सबसे निचला है। यह उसके द्वारा खुद को मारने की कोशिश करने से अलग नहीं था। भले ही एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गेट्स बड़े गिल्ड या फ्रीलांसरों के प्रभारी की तुलना में निम्न ग्रेड के थे, फिर भी उन्हें रैंक ई के लिए बेहद मुश्किल होना चाहिए। और जैसी कि उम्मीद थी, जिनवू ने एक हंटर के रूप में जितना सक्रिय था उतना ही समय अस्पताल में भी बिताया था। इन सभी लगातार चोटों के बावजूद वह फिर भी इससे निपटने में कामयाब रहा। जाहिर तौर पर वह अपनी मां की अस्पताल की फीस के कारण एसोसिएशन नहीं छोड़ सका। वास्तव में इस युग में एक दुर्लभ प्रकार का युवा। गो गनहुई की आंखों में एक अपठनीय रोशनी टिमटिमा उठी। अपने लापता पिता के स्थान पर वह अकेले ही अपनी बीमार मां और छोटी बहन की देखभाल कर रहा है, जो अभी भी एक छात्रा है। ये जानने के बाद कि सेओंग जिनवू पुनः जागृत हो गया है, गो गनहुई ने रुचि के कारण युवक की फाइलों पर एक नजर डालने का फैसला किया, लेकिन उसने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। बच्चे के बारे में और अधिक पढ़ने के बाद गो गनहुई को वह युवक और भी अधिक पसंद आया। उसे बड़े संघों को सौंपना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। जितनी देर तक उन्होंने जानकारी पर नजर डाली, एसोसिएशन में युवाओं को भर्ती करने में विफल रहने पर गो गनहुई का पछतावा उतना ही बढ़ता गया। उसने अपने होठों को हल्का सा थपथपाया और पन्ने को पलटा और अंततः आखिरी पन्ने पर पहुंच गया। अब संतुष्ट महसूस करते हुए गो गनहुई ने फाइल फोल्डर बंद कर दिया। धन्यवाद, ये जानकारी पूर्ण था। धन्यवाद महोदय। वू जिन च्योल ने उन्हें सौंपी जा रही फाइलें वापस ले ली और जाने के लिए मुड़ा, तभी रुका और अपना मुंह खोला, जाहिर तौर पर कुछ कठिनाई में था। क्षमा करें राष्ट्रपति महोदय। गो गनहुई ने अपना सिर उठाया। वू जिन च्योल के चेहरे पर झिझक की झलक साफ देखी जा सकती थी। चीफ, वो इस तरह का चेहरा क्यों बनाएंगे, जबकि आमतौर पर वह नाश्ते के लिए चट्टानों को चबाने के लिए काफी सख्त दिखते हैं? क्या चर्चा के लिए कोई कठिन मामला था? गो गनहुई की जिज्ञासा अब हमेशा के लिए शांत हो गई थी। क्या बात है? अंततः उत्तर देने से पहले वू जिन च्योल कुछ देर तक झिझका। कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, सर। सच तो यह है, मुझे अभी कुछ समय पहले ही खबर मिली थी कि हंटर सेओंग जिनवू ने आज ही एक छापेमारी टीम में प्रवेश किया है। पहले से? ठीक है, तो हम यहाँ किसकी टीम के बारे में बात कर रहे हैं? ये हंटर्स गिल्ड की छापेमारी टीम है। सेओंग जिनवू ने शिकारियों को चुना था। इतना ही नहीं, एक ही दिन में भी। गो गनहुई की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या वह सिर्फ बातें ही कर रहा था और वह हंटर्स की भारी अनुबंध हस्ताक्षर शुल्क से आकर्षित हो गया? यदि हाँ, तो ये कितना निराशाजनक घटनाक्रम था। खैर, उस नौकरी पदवी के योग्य हंटर से मिलने के बाद वह लंबे समय में पहली बार वास्तव में प्रभावित महसूस कर रहा था। हालांकि जब कल की बैठक में युवा द्वारा अपनाए गए रवैये के साथ साथ गो गनहुई द्वारा अभी पढ़ी गई जानकारी पर विचार किया गया, तो सेओंग जिनवू निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति की तरह नहीं दिखा जो अपनी एक झलक से अपना मन बदल ले। कोई और कारण होगा, जैसे कि निश्चित रूप से यदि वह वास्तव में शक्तिशाली राक्षसों से लड़ना चाहता है, तो हंटर्स गिल्ड को उसके लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। गो गनहुई इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए तैयार था। बहुत बुरा, क्योंकि वू जिन च्योल ने तुरंत ही उसे उस विचार प्रक्रिया से बाहर कर दिया। ऐसा नहीं लगता कि मामला यही है, सर। क्या तुमने कुछ सुना है? ये पुष्टि हो गई है कि वह हंटर सेओंग जिनवू मुख्य छापेमारी टीम के साथ नहीं, बल्कि वास्तव में खनन टीम के साथ शामिल हुए। महोदय। गो गनहुई अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा आपने? एक रैंक एस हंटर ने खनिक बनने के लिए आवेदन किया। उसकी आवाज ने उसके अविश्वास को सटीक रूप से व्यक्त किया। पूरी ईमानदारी से कहें तो वू जिन च्योल ने भी उसी समय प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यही कारण है कि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कई बार इसकी पुष्टि की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला। इसीलिए मैं उसे इस मामले के बारे में बताने में झिझक रहा था। सेओंग जिनवू क्या सोच रहा था? बोलते समय वू जिन च्योल के चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। जी श्रीमान, उसने सचमुच ऐसा किया है। गो गनहुई कुर्सी पर गिर पड़ा और बेबसी में हंसने लगा। उसे समझना कितना कठिन है।
वितरित कठोर टोपी और खनिक के समग्र पहनने के बाद जिन वू ने फोरमैन बे यून सेओएक का अनुसरण किया। उसे गेट के पास ही शिकारियों का एक बड़ा समूह मिला जो उसकी ही तरह सख्त टोपी पहने हुए था, लगभग 20 या उसके आसपास। उनकी निगाहें फोरमैन बे पर केंद्रित थीं, और मूंछ वाले आदमी ने जिन वू का परिचय सभी से कराया। यह मिस्टर सियोग हैं और वह आज से हमारे साथ काम करेंगे। नमस्ते। जिन वू ने हल्के से अपना सिर झुकाया और खनन टीम के समग्र माहौल को पढ़ने की कोशिश की। उनकी प्रतिक्रियाएं उदासीन थीं, लेकिन यह समझ में आने योग्य था। बिल्कुल, एक और वह एक अस्थायी व्यक्ति था जो कल दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी। और दूसरी ओर वे शिकारी थे जिन्होंने खनन टीम के पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए गिल्ड के साथ औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उनके दृष्टिकोण से जिन वू के साथ विशेष रूप से मित्रता करने का कोई कारण नहीं था। वह एक सहकर्मी है जो आपके साथ मिलकर काम करेगा, आप जानते हैं। फोरमैन बे अजीब तरह से मुस्कुराया और दूर खड़े बहुत डरावने चेहरे वाले एक आदमी की ओर इशारा किया। मिस्टर सेओन, कृपया वहां मिस्टर मोक के साथ बने रहें, और यदि आप किसी चीज के बारे में उत्सुक हैं तो उससे सीखें। मिस्टर मोक शांत स्वभाव का हो सकता है, लेकिन वह यहां मौजूद सभी लोगों में सबसे अनुभवी है। जिन वू ने और कुछ नहीं कहा और इस मिस्टर मोक के बगल में खड़ा हो गया। जब उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए मिली तो मिस्टर मोक ने इतनी हल्की आवाज में बात की कि वह महसूस नहीं हुई। यह मोक जिन सू है। मैं सियोग जिन वू हूं। इसके साथ ही परिचय समाप्त हो गया। जल्द ही मोक जिनसू की नजर फोरमैन पर चली गई। कितना मिलनसार लड़का है। जिन वू ने भी अपनी निगाहें घुमाई। फोरमैन एक नियमित व्यक्ति से बातचीत कर रहा था जो थोड़ी दूरी पर किसी स्थान पर गिल्ड का कर्मचारी रहा होगा, और काफी गंभीर लग रहा था। जब जिन वू ने थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित किया तो वह उस बातचीत की सामग्री को सुन सका। छापेमारी टीम अभी तक बाहर नहीं आई। क्या आपने नहीं कहा कि वे पहले ही खत्म हो चुके थे? वह कितने मिनट पहले था? उन्होंने कहा कि इस बार वे वास्तव में लगभग समाप्त हो गए हैं। कृपया थोड़ी देर और धैर्य रखें जब तक कि अंदर के सभी राक्षसों का निपटारा नहीं हो जाता। ये सब आपकी और आपकी टीम की सुरक्षा के लिए है, आप जानते हैं। मैंने ठीक यही बात पहले ही 3 बार सुनी है। मिस्टर फोरमैन, आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं कि यह कितना जटिल हो जाएगा जब हम पूरी तरह से काम नहीं करेंगे और खनन कार्य के दौरान एक छिपा हुआ राक्षस बाहर आ जाएगा। जब पुरुष कर्मचारी, जो उसका बेटा होने लायक छोटा था, मुस्कुराया और आक्रामक हो गया, तो फोरमैन बे अब और अधिक क्रोधित नहीं रह सका। मूंछों वाला आदमी अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ घूम गया। ठीक है, मैं समझ गया। ओह मिस्टर फोरमैन, अब आप क्रोधित नहीं है। मैंने कहा मुझे मिल गया, तो पहले से ही चल पड़ो। जी श्रीमान। जैसे ही छापा मारने वाली टीम गेट से बाहर निकलेगी, मैं एक पल की भी झिझक के बिना तुरंत आपके पास दौड़ कर आऊंगा। अरे वैसे तो तुम्हें अभी भी याद है कि आज के ऑपरेशन के बाद हम सब शराब पी रहे होंगे? हाँ, मुझे पता है। तो आगे बढ़ो जवान आदमी। सौभाग्य से बातचीत बिना किसी संभावित समस्या के समाप्त हो गई। उस कर्मचारी की प्रतिक्रियाएं वास्तव में काफी उत्कृष्ट थीं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि एक बार जब आप एक बड़े गिल्ड के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो आप पहले से अधिक अहंकारी हो जाते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि गिल्ड के अधिकांश प्रशासनिक कर्मचारी नियमित लोग थे, जबकि मैदान में काम करने वाले ज्यादातर शिकारी थे जो जागृत हो चुके थे। ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें जागृत व्यक्ति के स्पर्श की आवश्यकता थी, लेकिन उनकी संख्या हमेशा सीमित रहेगी। दूसरे शब्दों में, अवेकन को अपनी इच्छा से किराए पर लेना और निकाल देना असंभव था, जैसे कि वे किसी फैक्ट्री की मशीन के हिस्से हों जिन्हें आसानी से बदला जा सकता हो। यही कारण है कि सभी गिल्ड कर्मचारियों ने हंटर्स और उनकी मनोदशाओं को ध्यान में रखने की पूरी कोशिश की। दूसरों के दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि उन्होंने इसे जीवन में बनाया है, लेकिन बड़े गिल्ड के सभी कर्मचारियों को परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा जो केवल वे ही जानते थे। ये तब था जिन वू फोरमैन और कर्मचारी के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन अचानक वह अपनी ओर से आने वाली फुसफुसाहट भी सुन सकता था। आपको लगता है कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले नौसिखिया को ई रैंक का माना जाता है? क्या वे फिर से मेरे बारे में बात कर रहे हैं? कभी कभी जिन वो अपनी उत्कृष्ट सुनने की क्षमता पर नाराज होने से खुद को रोक नहीं पाता था। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने कान या कुछ भी ढक लूंगा। जबकि वह मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुरा रहा था, अन्य शिकारी सावधानी से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। क्या एक रैंकी का चयन किया गया है? ये सही है। जिन वू को अपने सिर के पिछले हिस्से पर तेज चमक का एहसास हो रहा था। क्या भला है? फोरमैन रैंकी और सभी को काम पर रखने के बारे में क्यों सोच रहा है?
मुझे आश्चर्य है कि क्या रैंकी के पास भी पर्याप्त ताकत है। हाँ, मुझे भी इस बारे में आश्चर्य है। क्या हम आज का ऑपरेशन भी समय पर पूरा कर सकते हैं? इधर उधर से चिंतित स्वर आते सुनाई दे रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखी, शायद नए आदमी के बारे में सोचकर। हालांकि बहुत बुरा, जिन वू के सामने ऐसी हरकतें अर्थहीन थीं। जिन वू केवल अपनी हंसी शांत रख सका। ऊसा की प्रतिक्रियाओं का इतना स्वागत न करने का एक और कारण था। जैसा कि अपेक्षित था, रैंकी को चाहे वे कहीं भी जाएं, उदासीन रवैया अपनाया जाएगा। वह पहले से ही इसका अभ्यस्त था, इसलिए अब उसे इससे कोई परेशानी नहीं होती थी। खैर, वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें लंबे समय तक देख पाऊंगा। लेकिन फिर कुछ और हुआ। अचानक गेट के सामने काफी शोर हो गया। छापेमारी टीम बाहर आ गई है। ऐसा लगता है जैसे वे अंततः समाप्त हो गए हैं। खनन टीम में शिकारियों की थकी हुई अभिव्यक्तियां, जो उस सभी प्रतीक्षा से बेचैन थीं, एक एक करके उज्ज्वल हो गईं। फोरमैन बे तब तक स्थिति का अवलोकन कर रहा था और उसने अपनी टीम को इशारा किया। ठीक है, सब लोग चलो चलें। खनन दल के शिकारियों ने अपने उपकरणों की जांच की और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। जिन वो घुल मिल गया और उनके साथ चला गया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप सभी ने कड़ी मेहनत की, सभी ने। हंटर्स गिल्ड के कर्मचारी गेट के सामने खड़े हो गए और छापा मारने वाली टीम के सदस्यों का एक एक करके बाहर निकलने पर स्वागत किया। क्षेत्र में प्रयुक्त रेड टीम शब्द गिल्ड के मुख्य आक्रमण बल से संबंधित सदस्यों को संदर्भित करता प्रतीत होता है। तो ये लोग हैं देश की सर्वश्रेष्ठ आक्रमण शक्ति। प्रत्येक ऊपरी रैंक के चेहरों का अध्ययन करते हुए नहीं, सबसे ऊंचे रैंक वाले शिकारी चलते हुए, जिन वो की आंखें काफी तेज हो गईं। उन्हें उनमें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। चोई जोंगेन, हंटर्स गिल्ड के नेता और एक रैंक एस मैच टाइप हंटर। जिन वू ने अपना चेहरा छिपाने के लिए सख्त टोपी को नीचे खींच लिया, ये सोचकर कि अगर चोई जोंगेन ने उसे यहां पहचान लिया तो चीजें जटिल हो सकती हैं। शुक्र है, आसपास कई शिकारी उसके जैसा ही पहनावा पहने हुए थे। तो जिन वो ठीक से मिश्रण करने में सक्षम था। और इसलिए जब वह खनिकों के बीच खड़ा था और चुपचाप देश की सबसे अच्छी आक्रमण सेना के सदस्यों का अध्ययन कर रहा था, जिन वू ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वे वास्तव में शिकारी गिल्ड के सच्चे कुलीन वर्ग हैं। वह अंदर से काफी अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। उसकी प्रारंभिक अपेक्षाओं के विपरीत, वास्तव में शक्तिशाली आभा वाला एक भी शिकारी ढूंढना कठिन था। अल्टीमेट वेपन उपनाम के अनुरूप जिन वू को चोई जोंगेन से भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा का एहसास हो सकता था, लेकिन उस आदमी के अलावा कोई भी उल्लेख के योग्य नहीं था। क्या इसके बजाय वे कमजोर लोग हो सकते हैं? लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं था। जिन वू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये देश के शीर्ष गिल्ड में पाई जाने वाली फसल की मलाई से चुने गए नंबर 1 छापा दल के सदस्य थे। मेरा मतलब है, गिल्ड मास्टर ने स्वयं छापे में भाग लिया है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कुछ लोगों को टीम के सदस्यों के रूप में चुना जाएगा। इन लोगों का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कमजोर होगा। तब तो एक ही निष्कर्ष निकल सकता था। नहीं, यह मैं ही हूं जो मजबूत हो गया हूं। जिन वू के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। ताकत सापेक्ष थी, है ना? पिछले कुछ महीनों के प्रयास निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उसके आंकड़े इतने बढ़ गए थे कि वह उस छापेमारी टीम के बारे में सोच सकता था जो रैंक के कालकोटरी को जीतने में कामयाब रही थी। अपने और उनके बीच अंतर का उपयोग करके वह अपनी ताकत को महसूस कर सकता था। इस एहसास से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। परंतु फिर किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा और कोई आवाज उसे आकर्षित नहीं कर रही थी। फिर भी जिन वू का सिर सहज रूप से गेट की ओर घूम गया और फिर वह आश्चर्य से हौंफने लगा। ये कैसे हो सकता है? छोटे बालों वाली एक महिला आराम से गेट से बाहर निकल रही थी। सबसे पहली चीज जिसने उसके मेकअप रहित चेहरे पर उसका ध्यान खींचा, वो बड़ी और स्पष्ट आंखें थीं। इसके बाद उसकी साफ और पीली त्वचा, साथ ही उसकी सुचारू रूप से बहती हुई नेकलाइन भी उसका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही। यदि 100 पुरुष होते तो उनमें से 99 निःसंकोच उसके रूप की प्रशंसा करते और उसे सुंदर बताते। हालांकि इन सब के अलावा जिस चीज ने जिन वू का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वह उसका रूप नहीं था, बल्कि उसके अंदर की चीज थी। उसके अंदर जो शक्ति छुपी हुई थी, उस अभिव्यक्तिहीन महिला से अविश्वसनीय मात्रा में जादुई ऊर्जा बिना रुके रिस रही थी। कम से कम वह चोई जोंगेन के समान स्तर पर है, या शायद उससे भी ज्यादा। उसके पास एक ऐसी आभा थी जो उसके परिवेश को आसानी से अभिभूत कर देती थी। जब तक उसका सदमा खत्म हुआ और ठंडे तर्क ने उसकी भावनाओं को उसके दिमाग से बाहर निकाला, तब तक जिन वू को इस महिला का नाम याद आया।
एकमात्र महिला रैंक एस चाहेन, शीर्ष क्रम का हंटर जिसने चोई जोंग इन के साथ मिलकर हंटर्स गिल्ड के प्रमुख स्तंभों में से एक का गठन किया। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। दक्षिण कोरिया में ऐसी आभा वाली कितनी महिलाएं मौजूद थीं। हालांकि उसकी दुर्लभता की तुलना में चाहे इनका चेहरा उतना प्रसिद्ध नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता था, और यही कारण है कि जिनवू ने आज पहली बार चाहे इनका चेहरा भी देखा। रुको, उसका चेहरा कुछ अफवाहों की तरह अजीब भी नहीं लगता, तो फिर उसे कैमरे के सामने आने से नफरत कैसे है? वास्तव में लगभग सभी महिलाएं जो 20 के दशक की शुरुआत में थीं, उन्हें तस्वीरें लेना पसंद था। लेकिन फिर भी शायद उसकी नजर बहुत सीधी थी, चाहे इनकी अपनी नजर जिनवू की दिशा में जाने लगी। गायब यहां आवश्यक नहीं होना चाहिए, है ना? जिनवू ने आसानी से अपनी उपस्थिति छिपा ली। चाहे इन ने अपना सिर थोड़ा झुकाने से पहले उस क्षेत्र को स्कैन करना जारी रखा जहां जिनवू खड़ा था। वह क्या था? मुझे लगा कि अभी अभी मुझे सचमुच एक सशक्त उपस्थिति महसूस हुई है। क्या वह गलत थी? प्रारंभ में उसने सोचा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई परिचालन क्षेत्र में रुके थे। हालांकि वह शक्तिशाली उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कि वह झूठ हो। ठीक है, एसोसिएशन अध्यक्ष जैसा व्यस्त व्यक्ति तो बिना बताए नहीं आएगा। उसके लिए बहुत बुरा था, उसकी गलतफहमी की कीमत बहुत बड़ी थी। क्योंकि वह उस मजबूत उपस्थिति के संकेत की तलाश कर रही थी, उसे अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, और इसका मतलब था कि सामान्य से कई गुना अधिक तीव्र गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। हमेशा की तरह चाहे इन ने अपनी नाक ढकने के लिए रुमाल निकाला और कुछ बेचैनी से इधर उधर लड़खड़ाते हुए शिकारियों के घेरे से भाग निकली। उसकी धारणा मेरे विचार से बेहतर है। चाहे इनको दूर जाते हुए देखकर जिनवू ने राहत की सांस ली। उसके बाहर निकलने के साथ ही छापेमारी टीम के सभी सदस्य गेट से बाहर आ गए थे। सांस रोककर इस पल का इंतजार करने के बाद खनन टीम के फोरमैन बे युन सेओएक अपने लड़कों का सामना करने के लिए घूमा। उसने जोर से ताली बजाई और तेज आवाज में बोला, ठीक है, अब हमारी बारी है, तो आइए हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कार्य की अनूठी प्रकृति का मतलब था कि पुनर्प्राप्ति टीम को पहले प्रवेश करना होगा, उसके बाद खनन टीम को प्रवेश करना होगा। जिनवू गेट के सामने खड़ा था। जैसे ही वह वहां खड़ा होकर चुपचाप रैंक के गेट के वैभव की प्रशंसा कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले अनुभव नहीं किया था, बे युन सेओएक उसके पास आया। मिस्टर सियोंग, आप क्या कर रहे हैं? हमें अंदर जाना चाहिए। ठीक है, जिनवू ने संक्षेप में उत्तर दिया और गेट से आगे बढ़ गया, ठीक वैसे ही जैसे अन्य शिकारियों ने उससे पहले किया था। और फिर एक परिचित संदेश उसकी आंखों के सामने आ गया। आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। चैप्टर 82। इस कालकोठरी के अंदर हवा चल रही थी। जिनवू ने अपना सिर उठाया। अंदर कदम रखते ही उसे गुफा जैसे कालकोठरी के सबसे गहरे हिस्से से एक अशुभ हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई, और उसी समय जिनवू को इस रहस्यमयी हवा की पहचान का एहसास हुआ। यह कोई सामान्य हवा नहीं है। नहीं, ये जादुई ऊर्जा के कारण उत्पन्न एक लहर थी। इस रैंक के बॉस द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली जादुई ऊर्जा एक कालकोठरी शारीरिक रूप से जिनवू के शरीर को छू रही थी। ये ध्यान में रखते हुए कि रैंक एस कालकोठरी को ढूंढना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, यहां तक कि पूरी दुनिया में भी इस जादुई ऊर्जा का मालिक उच्चतम स्तर का राक्षस जिनवू हो सकता है जो वास्तविक रूप से मिल सकता है। एक रैंक ए कालकोठरी का मालिक। वह अब अपनी दोनों आंखों से प्राणी की पुष्टि करने के लिए प्रलोभित था। और अगर मौका मिले, भले ही जिनवू हड्डियों को कंपा देने वाली आभा से कांप रहा था, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन साथ ही वह मुस्कुराना भी बंद नहीं कर सका। क्या यह एक शिकारी की प्रवृत्ति थी? क्या एक शक्तिशाली शिकारी पर बंदूक तानने का कार्य किसी वास्तविक शिकारी के लिए सबसे सहज कार्य नहीं था? यह तब था, कालकोठरी के अंदर आ रहा एक आदमी जिनवू के कंधे से टकराया। चलो यार, तेजी से चलो। ली सेओन गू नाम के एक व्यक्ति की भौहें गहरी हो गईं, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द नीरस लग रहे थे। रैन के कालकोठरी का आंतरिक भाग बहुत बड़ा था। सामने वाले व्यक्ति के चारों ओर घूमने के लिए काफी जगह थी। हालांकि ली सेओन गू को यह नौसिखिया मिला जो वहां अविचल खड़ा था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसने सोचा कि उसकी पीठ पर हाथ मारकर वो बच्चे को शर्मिंदा करेगा, लेकिन इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है? वह विज्ञापन कंक्रीट खंभे की तरह है। जब वह नौसिखिया की पीठ से टकराया तो वह ही उछल गया। तो जाहिर तौर पर उसकी चिड़चिड़ाहट आसमान तक पहुंच गई थी। ये रैंक इतना मजबूत क्यों है? फिर भी ये बच्चा मामूली ही था और वह रैंक सी था। हालांकि उसका कौशल अन्य रैंक सी हंटर्स की तुलना में पिछड़ गया था,
और इसलिए उसे एक खनिक के रूप में काम करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उसके लिए रैंकी से इस तरह हारना ठीक नहीं होगा। हालांकि नौसिखिया ने प्रतिक्रिया का एक भी संकेत नहीं दिखाया। ली सेओन-गू की आंखें एक मुट्ठी की तरह सिकुड़ गईं। ओह, क्या आप इस मूर्ख को देखेंगे? अब जब उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था, ली सेओन-गू ने गुस्से से नौसिखिया को घूर कर देखा और अपनी आवाज ऊंची कर ली। यहाँ देखो यार, यदि आप किसी से टकराते हैं तो क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? फिर जिन वो अंततः पलट गया। ली सेओन-गू झेप गया और एक कदम पीछे हट गए। मानो तभी जिन वू की आंखों से खतरनाक रोशनी निकल रही थी। एक ऐसी आभा के दबाव में जिसने उसकी सांसें छीन ली सेओन-गू बहुत घबराने लगा। यहीं पर जिन वू ने अंततः अपना मुंह खोला। ली सेओन-गू अपनी आवाज दबाने से पहले हकलाने लगे। ठीक है, कभी कभी गलतियां होती हैं। उसकी आवाज अब अप्रत्याशित रूप से नर्म लग रही थी। ली सेओन-गू ने अपना लाल चेहरा नीचे कर लिया और जल्दी से जिन वू के पास से चला गया। नौसिखिया से खुद को दूर करने के बाद ही ली सेओन-गू को अपनी तेज छाती को थपथपाने की कुछ छूट मिली। आखिर उन आंखों का क्या हाल था यार, और वह इस तरह इतनी बुरी तरह क्यों मुस्कुरा रहा था? उनकी नजरें केवल एक क्षण के लिए मिली, फिर भी ली सेओन-गू का पूरा शरीर अकड़ गया और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसका तुरंत अपनी आंखें न हटाने का प्रबंध करना अपने गौरव को बनाए रखने का उसका हताश प्रयास था। क्या वह सचमुच ही रैंक का है? जब वह उससे टकराया और वह जानलेवा चकाचौंध, आखिर यहाँ क्या चल रहा था? अब कौन परवाह करता है? विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पाने के लिए ली सेओन-गू ने अपना सिर जोर से हिलाया और अपने कदम तेज कर दिए। जब जिन वू ने ली सेओन-गू को तेजी से अपने पास से भागते हुए देखा तो उसने अपने सिर के किनारे को खुजलाया। क्योंकि बॉस के कारण मेरी घबराहट बहुत बढ़ गई थी। इसके बजाय उसने उस आदमी को डरा दिया। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास पर्याप्त अभ्यास का अभाव था। हाँ, अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। जिन वू ने अंदर ही अंदर इस बात पर विचार किया कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी संवेदनशील थी और उसने खनन टीम के बाकी सदस्यों का पीछा किया। उसने बहुत जल्दी उन्हें पकड़ लिया। जिन वू आगे बढ़ रहे खनिकों के पीछे चिपक गया और उनकी चलने की गति के बराबर हो गया। ठीक है, अगर मैं अपनी सामान्य गति से चलूं तो इनमें से कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसे उनसे मेल खाना पड़ा। तथापि वे जितनी गहराई में गए, बॉस की जादुई ऊर्जा की तरंगें उतनी ही अधिक हो गईं। मेरा परसेप्शन स्टेट बहुत बढ़ गया है ना? कालकोठरी के सबसे गहरे कक्ष में छिपे बॉस राक्षस को इस तरह स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम होना। इस कारण वह बिना किसी विशेष कारण के उत्तेजित हो रहा था। क्या मैं इस दर पर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा? जैसे कि वह अपने अलंकारिक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हो, वह अपने सामने से आने वाली तेज मर्दाना दहाड़ सुन सकता था। खनन टीम से एक कदम पहले प्रवेश करने वाली पुनर्प्राप्ति टीम पहले से ही अपने ऑपरेशन के बीच में थी, और वह होगा एक विशाल राक्षस की लाश को उसके चारों ओर कसकर बांधी गई रस्सियों का उपयोग करके बाहर खींचना। शुरुआत में नजदीकी युद्ध प्रकार के शिकारियों की शारीरिक ताकत उत्कृष्ट थी, इसलिए उन्हें अपने काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए विशेष उपकरणों की मदद की आवश्यकता नहीं थी। जिन वू ने एक उच्च श्रेणी की कालकोठरी की विजय के हर कदम को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लिया। सबसे पहले छापेमारी टीम बाकी सभी से पहले प्रवेश करती है और बॉस को छोड़कर अंदर पाए गए सभी राक्षसों को खत्म कर देती है। बाद में पुनर्प्राप्ति टीम ने राक्षस अवशेषों को बाहर निकालने के लिए प्रवेश किया, और अंत में खनन टीम ने कालकोठरी की दीवारों में एम्बेडेड विभिन्न खनिजों को निकालने के लिए प्रवेश किया। लाभ को अधिकतम करने के लिए इनमें से कोई भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। एमपी पत्थर और जादुई क्रिस्टल दोनों दिए गए थे, लेकिन उच्च श्रेणी के राक्षस के शरीर का उपयोग विभिन्न तरीकों से भी किया जा सकता था, और इस प्रकार यह बहुत सारे पैसे के लायक था। हड्डियां, खाल, मांस आदि। उच्च कोटि के राक्षस का एक भी अंग बेकार नहीं है, और यह निम्न रैंक वाली कालकोठरियों में पाए जाने वाले राक्षसों और उच्च रैंकिंग वाले कालकोठरियों में पाए जाने वाले राक्षसों के बीच अंतरों में से एक था। कालकोठरी से पैसे लायक हर चीज को साफ करने के बाद वे बॉस को मार देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया के सभी 4 चरणों से गुजरने के बाद ही कोई यह घोषणा कर सकता है कि उच्च श्रेणी की कालकोठरी को पूरी तरह से जीत लिया गया है। कम से कम ये गिल्ड के दृष्टिकोण से होगा। तथापि क्या मेरे सैनिक इन साधारण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे? पुनर्प्राप्ति टीम के पसीने से तरबतर शिकारियों के पास से गुजरते समय जिन वू को अचानक ये विचार आया। निश्चित रूप से अपने सभी स्तर अप के बाद छाया सैनिक पुनर्प्राप्ति टीम के सदस्यों की तुलना में बहुत मजबूत थे, जो शुरुआत में रैंक सी से नीचे के सभी शिकारी थे।
उसने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांट दिया और एक समूह से शिकार करवाकर दूसरे से पुनः प्राप्त कर लिया, जबकि शेष समूह ने खनन का काम संभाल लिया। फिर तब मैं वास्तव में अपने दम पर एक उच्च श्रेणी की कालकोठरी पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं। जिन वू के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसके यहां होने का कारण अन्वेषण करना था, और अब वह सोचने लगा था कि आखिरकार यहां आना एक अच्छा विचार था। मिस्टर सियोग, क्या कुछ अच्छा हुआ? फोरमैन ने उससे किनारे से पूछा। यह देखकर कि रैंकी, जिसके पास उच्च रैंक वाली कालकोठरी के अंदर रहने का कोई अनुभव नहीं था, इस तरह मुस्कुराने लगा, वह मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुक हो गया। ठीक है, मैं राक्षसों के आकार से आश्चर्यचकित था, जो कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा है, बस इतना ही। शायद जिन वू के अस्पष्ट उत्तर को संतोषजनक पाते हुए फोरमैन ने उसकी याददाश्त को टटोलने की कोशिश करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, ओह, क्या यह ऐसा है? खैर, जब मैंने पहली बार इसमें प्रवेश किया तो मैं भी अपना मुंह बंद नहीं रख सका। अब जब वे इस तरह बात कर रहे थे, जिन वू ने कुछ और प्रश्न पूछने का फैसला किया। मैंने सुना है कि सभी नियमित राक्षसों को मार दिया गया है, लेकिन मालिक अभी भी जीवित है ना? ये सही है। खैर, अगर बॉस मर गया तो आखिरकार गेट बंद हो जाएगा। उनके उत्तर में निहित था कि जब तक पुनर्प्राप्ति और खनन कार्य पूरा नहीं हो जाता, बॉस का शिकार नहीं किया जा सकता। क्या होगा अगर बॉस रूम से बाहर आ जाए? ठीक है, ऐसा मामला लगभग न के बराबर है, लेकिन उस स्थिति में अंदर बचा हुआ हर व्यक्ति मृत मांस होगा। अब यह एक स्पष्ट परिणाम होगा। कालकोठरी से बाहर निकलने वाली छापेमारी टीम बॉस के छापे तक एक विस्तारित ब्रेक लेगी। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से खनन टीम या निष्कर्षण टीम के शिकारियों के पास रैंक के कालकोठरी के मालिक के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। हालांकि आमतौर पर स्वीकृत धारणा यह थी कि कालकोठरी तोड़ने से पहले बॉस लगभग हमेशा बॉस के कमरे के अंदर ही रहेगा। शायद इसीलिए फोरमैन के हाव भाव पर डर का कोई निशान नहीं था। लेकिन ऐसा भयानक राक्षस हमसे बहुत दूर नहीं है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। फोरमैन बेआश्वस्त लग रहा था। पिछले 3 वर्षों में मैंने हंटर्स गिल्ड के लिए काम किया, एक बार भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, मिस्टर सेउंट। जिन वू ने मुस्कुराते हुए फोरमैन बे को उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए देखा, और वह खुद को ईर्ष्यालु महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अज्ञानता एक वरदान है ना? बॉस से आने वाली जादुई ऊर्जा की लहरें इतनी शक्तिशाली थी कि स्थिर खड़े होने पर भी उसके शरीर को हिला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि केवल जिन वू ही इस स्थान पर बॉस की आभा को पहचान सकता है। ओह, तो ये यहां से शुरू होता है। फोरमैन बे ने गुफा की दीवारों पर एमपी पत्थरों की खोज की और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। अनुभवी खनिकों ने पत्थरों के सामने उनके प्राकृतिक स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, भले ही किसी ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया। उन्होंने अपना गियर नीचे रख दिया और कुदाल उठा ली। जिन वो भी एमपी पत्थरों से भरी गुफा की दीवार के अंत की ओर खड़ा था। तो क्या मुझे बस हमला कर देना चाहिए? वह चिंतित हो गया कि यदि वह अपनी असली ताकत का उपयोग करेगा और हमला करेगा, तो एमपी पत्थर और कुदाल दोनों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? जिन वो अपना काम शुरू करने में असमर्थ होकर झिझकते हुए वहीं खड़ा रहा। लेकिन वह फोरमैन बे द्वारा संदर्भित खनन टीम के अनुभवी मोक जिनसू की नजर में आने में सक्षम था। मोक जिनसू ने लयबद्ध तरीके से पत्थरों का खनन किया। जब भी वह दीवारों से टकराता था, एमपी के पत्थर शोर के साथ जमीन पर गिर जाते थे। बहुत खूब। अब वह अनुभवी लेबल के योग्य कुछ कौशल था। वह अपने साथियों की गति की तुलना में दोगुनी तेजी से पत्थरों का खनन कर रहा था। जिन वू की आंखें चमक उठी। जैसे जैसे समय उसकी धारणा में धीमा होता गया, जिन वू ने मोक जिनसू की मुद्राओं और सांस लेने के पैटर्न के साथ साथ मांसपेशियों की गतिविधियों को देखा और सीखा। और जल्द ही मोक जिनसू के किफायती लेकिन प्रभावी मूवमेंट को जिन वू के दिमाग में अनगिनत बार दोहराया जा रहा था। मुझे लगता है मैं अब समझ गया। वास्तव में उसने सोचा कि वह इसे कमोबेश समझ गया है। जिन वू ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। ऐसा लगता था मानो वह मोक जिनसू की दर्पण छवि थी। भले ही उनकी चालें समान थीं, जिन वू की ताकत मोक जिनसू से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। जब भी जिन वू गुफा की दीवारों से टकराता था, बड़े अधिक अक्षुण्ण पत्थर बड़ी संख्या में नीचे गिर जाते थे। दीवार के अंत से एक ताजगी भरी आवाज आई। खनन टीम के शिकारियों को एक एक करके एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है? उधर देखो, उसे क्या हो रहा है? शिकारियों ने वह करना बंद कर दिया जो वे कर रहे थे और चकित होकर जिन वू को देखने लगे। यहां तक कि मोक जिनसू के अथक हाथ भी रुक गए। हर कोई अवाक रह गया।
माना जाता है कि रैंकी हंटर वर्तमान में अभ्यास मूवमेंट के साथ एमपी पत्थर की दीवार से आसानी से कीमा बना रहा था। तुम लोग क्या कर हो? तुम यहाँ नौकरी करने आए हो तो तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? फोरमैन बे उस समय तक एमपी पत्थर जमा के पैमाने को एक बही पर लिख रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि खनन टीम के प्रत्येक सदस्य के पास किसी कारण से उपकरण गिर गए हैं, तो वह सदमे में आ गया और जल्दी से उस ओर भागा जहां वे थे। फोरमैन, क्या तुम वहां देखोगे? अब क्या? फोरमैन बे ने देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की, और फिर उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। यहां तक कि फोरमैन ने भी बाकी सभी की तरह ही प्रतिक्रिया प्रदर्शित की। वह जिन वू और उसकी गति से अपनी आंखें नहीं हटा सका, जो अन्य खनिकों की तुलना में लगभग 3 गुना तेज थी। फोरमैन, क्या तुमने नहीं कहा कि यह आज पहली बार नौसिखिया है? वह मैंने किया। ली सेओंग गू, जो पहले जिन वू की पहचान के बारे में सोच रहा था, अचानक आ गया। क्या वह सचमुच ही रैंक का है? जाहिर तौर पर मैंने उसके लाइसेंस से इसकी पुष्टि की है। क्या आपको लगता है कि मैं किसी अजनबी को उसके हंटर लाइसेंस की पुष्टि किए बिना अपनी टीम में आने दूंगा? तो ठीक है, आप उसे कैसे समझाएंगे? बिना शब्दों के जिन वू को देखते हुए फोरमैन बे ने घबराहट से अपनी लार निगल ली, क्योंकि उत्तेजना ने उसकी अभिव्यक्ति को रंग दिया। बिना किसी संदेह के, मिस्टर सेओंग स्वर्ग से भेजा गया खनिक है। वास्तव में एक कारण था कि जब वह एक संक्षिप्त नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रहा था तो कठोर दिखने वाली मांसपेशियों ने फोरमैन का ध्यान आकर्षित किया। हाँ, मैं सही लोगों को ढूंढने में सचमुच अच्छा हूँ। फोरमैन बे के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। फोरमैन बे की कलाई घड़ी से अलार्म बज उठा। उसने समय की पुष्टि करने के लिए अपनी कलाई ऊपर उठाई। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। सब लोग, चलो थोड़ा आराम करें और दोपहर का भोजन करें। हाँ, सभी ने अपने औजार गिरा दिए और अपने हाथ साफ कर लिए। जबकि खनिक जोड़े और समूहों में बाहर निकलने की ओर चल रहे थे, जिन वू ने मौके से हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। फोरमैन बे ने करीब आकर उससे पूछा, मिस्टर सियोग, क्या आप भी नहीं जा रहे हैं? मुझे इस समय बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। फिर भी, यदि आप दोपहर में काम जारी रखने की योजना बनाते हैं तो आपको कुछ खाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूं। वैसे भी, मैंने अपना नाश्ता सामान्य से थोड़ा देर से खाया। वास्तव में, तो फिर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बेल लंच ब्रेक के दौरान इस युवक के साथ भविष्य के बारे में बात करने की योजना बना रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बच्चे को जबरन खींच लेना चाहिए। फोरमैन बे दुखी होकर गेट से बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। इसी बिंदु पर जिन वू के होठों के कोने ऊपर की ओर झुके हुए थे। खनिकों की दूर दूर जाती पीठों को देखकर उसने गहरी मुस्कान बिखेरी। मैं ऐसा अद्भुत अवसर नहीं छोड़ सकता, है ना? आखिरकार, वह बिल्कुल अकेला रह गया। खनन टीम और पुनर्प्राप्ति टीम दोनों कालकोठरी छोड़ चुके थे। लगभग 1 घंटे तक वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था। मतलब, यह उसके लिए कालकोठरी के सबसे गहरे हिस्से में छिपे मालिक को ढूंढने का सबसे अच्छा मौका था। जिन वू ने कुदाल नीचे रख दी और धीरे से अपनी नजर बॉस के कमरे की ओर कर दी। वह अभी भी राक्षस की घनी आभा को महसूस कर सकता था। मैं अभी जाकर एक बार देख लूंगा। वह कुछ भी करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि बॉस कैसा दिखता है। बॉस को देखने की कल्पना मात्र से ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जिन वू ने जबरन अपने बेतहाशा धड़कते दिल को नियंत्रित किया और आगे बढ़ गया। वह मालिक की आभा का अनुसरण करते हुए गुफा में और गहराई तक चला गया। और इसलिए उसे कितनी देर तक चलना होगा? काफी देर तक टहलने के बाद आखिरकार वह एक विशाल कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। यह बॉस का कमरा था। गुफा अपने आप में पहले से ही काफी बड़ी थी, लेकिन बॉस का कमरा और भी बड़ा था। क्या हर उच्च रैंकिंग कालकोठरी इस जितनी विशाल थी? वह वैसे ही सोचने लगा। उसने बॉस की खोज की और स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया कि इस कालकोठरी को बस इतना बड़ा होना ही था। अगर ऐसा कोई राक्षस बाहर आ जाए। उसकी नजर बॉस के कमरे के सबसे दूर खड़े अकेले मानव सदृश राक्षस पर पड़ी। जिन वू की आंखें एक छोटे बच्चे की तरह चमकने लगी, जिसके हाथ एक खिलौना लग गया जिसे वह उपहार के रूप में बहुत चाहता था। एक विशाल प्रकार का राक्षस। उसने पहले भी इस प्रकार के राक्षस के बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन उसे पहली बार देख रहा था। क्योंकि एक विशाल प्रकार के राक्षस की लाश इतनी विशाल थी, उसे समय पर पुनर्प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव था, इसलिए ज्यादातर लोगों को कालकोठरी के बाहर शायद ही कभी कोई शव देखने को मिलेगा। ऐसा प्राणी वहीं पर था और इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह चीज सचमुच बहुत मजबूत है। उसके शरीर पर बाल खड़े हो गए थे, लेकिन किसी कारण से उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस चीज का शिकार करना उसके लिए असंभव था। वर्तमान में कर सकता हूं, वह पर्याप्त से अधिक होगा।
जैसे ही उसने ऐसा सोचा, उसने तुरंत अपनी लार निगल ली। उस आदमी का शिकार करके वह कितने अनुभव अर्जित करेगा। दानव के महल के अंदर कड़ी मेहनत करके वह एक सप्ताह में 15 बार ऊपर चढ़ गया। लेकिन अगर वह एक मालिक को मार सके और अपना स्तर 2-3 गुना बढ़ा सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही वह खुद से कह रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बारूका के डैगर और नाइट किलर दोनों पहले से ही उसके हाथों में बुलाए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी अभिव्यक्ति दुविधा में फंसे किसी व्यक्ति की नहीं थी, जो सोच रहा हो कि उसे कुछ करना चाहिए या नहीं। क्या मुझे आगे बढ़कर यह काम करना चाहिए? उसके होठों पर एक हल्की लेकिन उत्साहित मुस्कुराहट उभरी। तथापि जब जिन-वू अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ विचार विमर्श कर रहा था, एक निश्चित महिला की अविश्वसनीय रूप से तेज आवाज उसके पीछे से उड़ गई। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? चैप्टर 83। ठीक उसी समय जिन-वू को महसूस हुआ कि उसका दिल उसके पेट के गड्ढे में गिर गया है। वह बॉस पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा था और ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कि कोई उसके करीब आ गया है। जिन-वू केवल अफसोस में अपने होठों को थपथपा सकता था। हालांकि चारों ओर एक प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण बॉस की ओर घृणापूर्वक घूरना अब संभव नहीं था। हंटर्स गिल्ड ने अपने विशेष कालकोठरी के लिए छापे की अनुमति खरीदी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस जगह का बॉस भी उनके निवेश का एक हिस्सा था। और यदि बॉस को मार दिया गया तो गेट बंद हो जाएगा। फिर हंटर्स गिल्ड को संभावित नुकसान बहुत अधिक होगा। मैंने लगभग गड़बड़ कर दी। वह आगे बढ़ने की चाहत में अंधा हो गया और लगभग किसी और की संपत्ति पर अपना हाथ रख दिया। जिन-वू ने अपना संतुलन वापस पा लिया और राहत की सांस ली। इस बीच आवाज का मालिक करीब आ गया था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम क्या कर रहे थे। जिन-वू ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट बनाई और उसके सामने घूम गया। मैं खो गया और यहां आ गया। तुम खो गए। वह अचंभित लग रही थी। तभी जिन-वू ने पुष्टि की कि आवाज का मालिक कौन है। कालकोठरी में प्रवेश करने से ठीक पहले उसने वह चेहरा देखा था, है ना? यह कोई और नहीं बल्कि रैंक एस हंटर चाहे-इन थी। जैसे ही चाहे-इन ने धीरे धीरे दूरी कम की, उसने ध्यान से जिन-वू के दोनों हाथों को स्कैन किया। हालांकि मैंने निश्चित रूप से अभी उसे हथियार पकड़े हुए देखा था। क्या वह गलत थी? मामला चाहे जो भी रहा हो, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। चाहे इनकी नजर ने ऊपर और नीचे जिन-वू की संपूर्णता को स्कैन किया। एक सख्त टोपी और कुल मिलाकर एक कार्यकर्ता। क्या वह हमारी खनन टीम से है? उसने यहां खो जाने के बारे में ईमानदारी से उस पर विश्वास किया। वह नहीं जानती थी कि वह इतनी दूर कैसे आ गया, लेकिन बॉस का कमरा घूमने के लिए बहुत खतरनाक जगह थी। अभी के लिए चाहे-इन ने सोचा कि प्राथमिकता इस आदमी को ये जगह छोड़ने में मदद करने पर होनी चाहिए। वह कक्ष वह है जहां बॉस है। चाहे-इन ने हमेशा की तरह अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया और जिन-वू के सामने खड़ी हो गई। कृपया यथाशीघ्र कालकोठरी से बाहर निकले। यदि आप इसकी आक्रामकता को आकर्षित करने में कामयाब रहे, तो इस कालकोठरी के अंदर सभी लोग मर सकते हैं। मुझे माफ करें। ऐसा लगा कि उसकी एक्टिंग काम कर गई। जिन-वू ने संतुष्ट भाव व्यक्त किया और चाहे-इन के पास से गुजरा। यह तब था। चाहे-इन का सिर जिन-वू की ओर झुका। कुछ असंभव अभी घटित हुआ। चाहे-इन की आंखें खुल गईं और इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, वह उसे पुकार रही थी। माफ करें। हाँ, क्या आप मुझे 1 सेकंड के लिए देख सकते हैं? और उसने कहा कि चोर जानता था कि उसने क्या गलत किया है। जिन-वू चाहे-इन के उसके करीब आने का इंतजार नहीं कर रहा था। बहुत बुरा, वो पहले से ही उसकी नाक के ठीक सामने खड़ी थी। क्या बात है? उसने अपने चेहरे पर परेशान भाव दिखाते हुए पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसके पास हवा में हल्के से सांस लेने लगी। उसने अपनी नाक पर ढका रुमाल पहले ही हटा दिया था। यहाँ क्या चल रहा है? जिन-वू को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। रुको, वह अचानक मेरी गंध क्यों सूंघ रही है? जिन-वू अंदर ही अंदर घबराने लगा। हालांकि चाहे-इन इस समय जिस असमंजस की स्थिति से गुजर रही थी, वह उससे कई गुना अधिक बड़ी थी। कोई नहीं है। उससे दुर्गंध आ रही है। यह उसकी किसी दूसरे शिकारी से पहली बार मुलाकात होगी जिसमें से बदबू नहीं आ रही थी। चाहे-इन की आश्चर्यचकित आंखें जिन-वू को घूर रही थीं। और उसके उत्तर के रूप में जिन-वू के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तैर गया। क्या कोई समस्या है? क्या आप सचमुच एक शिकारी हैं? क्या यहाँ शब्दों की जरूरत थी? जिन-वू ने अपनी गर्दन पर लटके हंटर लाइसेंस को आगे बढ़ाया। चाहे-इन ने लाइसेंस ले लिया और उसकी निगाह तेजी से जिन-वू के चेहरे और आईडी फोटो के बीच घूम गई। रैंकी सेओंग जिन-वू। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी रैंक बहुत कम थी?
वह जिन वू नाम के इस आदमी से आने वाली किसी भी प्रकार की गंध को नहीं पहचान सकी। नहीं रुको, दरअसल उसके अंदर से धीरे धीरे एक सुखद गंध निकल रही थी। जिन वू ने चुपचाप चाहे इनके हाथ से अपना लाइसेंस छीन लिया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? ठीक है, मैं। चाहे इन ने जिन वू को बुलाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था और न ही उसे यहाँ रखने का कोई कारण था। ये कुछ भी नहीं है। कृपया बाहर जाते समय सावधान रहें। आप देखिए, ये कालकोठरी काफी बड़ी है। बिल्कुल, जिन वू ने हल्के से अपना सिर हिलाया और खनन कार्य के स्थान की ओर मुड़ गया। उसकी पीठ जल्द ही गुफा के कोने के आसपास गायब हो गई। हालांकि चाहे इनकी टकटकी उस रास्ते से नहीं हटी जिस पर जिनवू चला था। उसकी खुशबू सचमुच बहुत अच्छी थी। खनन टीम के शिकारी अपना दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद एक एक करके खनन कार्य क्षेत्र में लौट रहे थे। फोरमैन बे अपने दांतों के बीच टूथपिक फंसाकर चल रहा था। हालांकि एक बार उसने जिनवू को कालकोठरी के गहरे हिस्सों से प्रकट होते देखा तो वह सदमे में बहुत कांप गया। मिस्टर सियोंग, आप वहां से क्यों आ रहे हैं? अरे ऐसा है। जिन वू ने चुपचाप अपनी नजर बॉस की ओर घुमा दी। मैं उत्सुकतावश बॉस के पास ये देखने के लिए रुकने के बारे में उसे नहीं बता सकता कि यह कैसा दिखता है ना? जिन वू की नजर फोरमैन बे पर लौट आए। दरअसल मैं बाथरूम ढूंढते समय खो गया था। तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है, जवान आदमी। इन सभी कालकोठरियों के अंदरूनी हिस्से एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यदि आप अंदर खो जाते हैं तो वहां अपना रास्ता ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें यहां तक वापस आने का रास्ता कैसे मिल गया? मैं वापस जाते समय चाहे इनसे टकरा गया, इसलिए। हंटर, क्या ये थी? वह शायद बॉस के कमरे की सुरक्षा के लिए इसलिए गई होगी क्योंकि बॉस ने टहलने का फैसला किया है। वह महिला भी बहुत चिंता करती है, शायद आपके जितनी, मिस्टर सियोंग। फोरमैन बेजोर से हंसा। ऐसा लग रहा था कि जिनवू को अभी कुछ समय पहले ही बॉस के बारे में चिंता हुई थी। उसने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। जिनवू केवल कुटिलता से मुस्कुरा सकता था। फोरमैन इस तरह केवल इसलिए हंस सकता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि बॉस वास्तव में कितना डरावना है। इस प्रकार के काम करने वाले शिकारियों और आक्रमण दल में काम करने वाले शिकारियों के बीच यही अंतर था। चाहे इन अच्छी तरह से समझती थी कि राक्षसों का अस्तित्व कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है, इसलिए वह केवल उन क्षेत्रों में सावधानी बरत रही थी जिन पर कोई और अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसका कोई ऐसा पक्ष भी है, उसके भाव शून्य चेहरे और बाकी सब के साथ। अगर बॉस ने बॉस के कमरे से बाहर आने का फैसला किया तो हमला करने वाली टीम खतरे में नहीं होगी। नहीं, ये कर्मचारी अपना काम कर रहे होंगे क्योंकि छापा मारने वाली टीम कालकोठरी के बाहर आराम कर रही होगी। और वह केवल पूर्ण अजनबियों की खातिर बॉस के कमरे के सामने पहरा देने के लिए मीठे आराम के आकर्षण का त्याग कर रही थी। वह एक अद्भुत महिला है। ये जिनवू की चाहे इनके बारे में ईमानदार धारणा थी। इसी समय उसे अचानक उसकी अजीब आदत याद आ गई। वह अपनी नाक रुमाल से क्यों ढक रही थी? पीछे सोचते हुए उसने कुछ क्षण पहले की मुलाकात को छोड़कर एक बार भी रुमाल को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। फोरमैन, हाँ। जब भी जिन वू ने उससे कोई प्रश्न पूछा तो फोरमैन बे बहुत मिलनसार बना रहा, भले ही अब तक उसके लिए थोड़ा नाराज होना काफी उचित था। सही है, जब मैं अपना काम कर रहा था तो प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी थी, है ना? वास्तव में व्यक्ति को अपनी नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद। जिनवू अब बिना रुके इस बारे में और उसके बारे में पूछ सकता है। यह फोरमैन बे ही था जिसने जिनवू से बोलने का आग्रह किया था। मिस्टर सियोंग, आपने मुझे बुलाया है तो आप कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं? ओह, ठीक है, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वैसे क्या आप जानते हैं कि चाहे इन रुमाल लेकर क्यों घूमती है? अरे ऐसा है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हंटर चा थोड़ा अजीब है, आप देखते हैं। थोड़ा अजीब, उसका इससे क्या मतलब था? जिन वू को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फोरमैन बे ने पहले खुद को समझाने में मदद की। हंटर चा कथित तौर पर अन्य शिकारियों से आने वाली एक प्रकार की शारीरिक गंध को सूंघ सकती है, और मैंने सुना है कि उसे ये बहुत भयानक लगते हैं। वह अन्य शिकारियों को सूंघ सकती है। मैंने उसके विशेष गठन और सामग्री के बारे में कुछ न कुछ सुना है। जिन वू के पास भी कुछ ऐसा ही था, उसकी सुनने की उत्कृष्ट क्षमता। शुरुआती वर्षों में भी उसकी सुनने की क्षमता औसत से बेहतर मानी जा सकती थी, लेकिन एक बार जब वह जागा तो यह और भी विकसित हो गई। शायद चाहे इनकी सूंघने की क्षमता भी मेरी तरह बढ़ गई है, इसलिए वह कमोबेश समझ सकता था कि वह कहां से आ रही थी। अच्छा, क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि वह अनोखी है?
शायद उसने जिन वू को अपने शब्दों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए देखा, उसका आनंद लिया, क्योंकि फोरमैन बे ने युवाओं के किसी भी संकेत के बिना अपने स्पष्टीकरण जारी रखे। मैंने सुना है कि बदबू के कारण उसे अन्य शिकारियों के पास सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। क्या इसीलिए मुझसे पूछना कि क्या मैं शिकारी था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य शिकारियों के विपरीत उसे बिल्कुल भी गंध नहीं आती थी? रेड गेट में वापस व्हाइट फैंटम के नेता ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हम में से हर कोई अपने दिमाग में एक खास आवाज को दोहराता हुआ सुन सकता है। ये हमें इंसानों को मारने के लिए कहता है। हालांकि जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं तो मैं वह आवाज नहीं सुन सकता। क्या यह उस प्राणी के संदर्भ में कुछ वैसा ही नहीं था जो उस प्राणी ने उसे बताया था? उसके पास हंटर विशिष्ट गंध नहीं थी, और वे उसे मारने के लिए कहने वाली आवाज नहीं सुन सकता था। क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं, एक अद्वितीय अस्तित्व जिसे सिस्टम का लाभ प्राप्त हुआ था। आखिर ये खिलाड़ी क्या था? जिन वू के दिमाग में अपनी पहचान का सवाल उठा, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। वैसे भी यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे मैं अभी समझ सकता हूं। जिन वू ने अपना दिमाग खाली कर दिया। जिन समस्याओं को बहुत अधिक सोचने से हल नहीं किया जा सकता, वे केवल तभी उसे थका देंगी यदि वह उस पर ही ध्यान केंद्रित करता रहे। तभी उसने अपने सहकर्मियों को काम पर वापस लौटते हुए सुना। तो जिन वू ने भी कुदाल उठा ली। रैन के बॉस, काश मैं इसका पता लगा पाता। यदि चाहे इन समय पर नहीं आती तो उसने क्या किया होता? वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जिन वू के शानदार प्रयासों की बदौलत खनन टीम रात्रिभोज के समय से पहले ही अपना काम पूरा करने में सक्षम थी। फोरमैन के अनुसार उन्होंने योजना से 2 घंटे पहले काम पूरा कर लिया था। इसके साथ ही खनिक उसे जो रूप दे रहे थे उसमें काफी बदलाव आ गया था। अच्छा काम मिस्टर सेओंग, आप सचमुच अच्छे थे। आप जानते हैं, उन सभी एमपी पत्थरों को नीचे गिरते हुए देखने के बाद मैंने सोचा कि हम किसी तरह खुद को एक उत्खनन या किसी चीज पर रख लेंगे। जिन वू को घेरने वाले शिकारी एक एक करके उसकी प्रशंसा करने लगे। गेट में प्रवेश करने से पहले की ठंडी उदासीन आंखें अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जिन वू भी अपने आप से काफी प्रसन्न महसूस कर रहा था। एक कालकोठरी खनिक होने का यह अनुभव आश्चर्यजनक रूप से शैक्षिकी साबित हुआ, और उसे इस रैंक के कालकोठरी में आने का उद्देश्य भी प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो यहां से चले जाओ सब लोग। ठीक है। फोरमैन बे के आदेश पर सभी खनिक एक ही समय में आगे बढ़ने लगे। 1-2 उन्होंने पुनर्प्राप्ति टीम को अपने ऑपरेशन के दौरान अभी भी पीड़ित छोड़ दिया और अपने चौगा बदलने के बाद खनिक एक स्थान पर फिर से एकत्र हुए। अन्य खनिकों के विपरीत, जो गिल्ड के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी थे, जिन वू का दैनिक वेतन उसे तुरंत सौंप दिया गया था। यह आपका हिस्सा है मिस्टर सियोंग। आपका धन्यवाद। दिन की मजदूरी वाला लिफाफा सौंपते समय फोरमैन बे ने चुपचाप एक प्रश्न भी फेंक दिया। हम एक साथ जाकर ड्रिंक का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं, तो कैसा रहेगा? क्या आपकी हमसे जुड़ने की इच्छा है? वह हल्का और प्रसन्न लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें गंभीर रोशनी में चमक रही थीं। लगता है उसे मुझसे कुछ जरूरी बात कहनी है, लेकिन जिन वू भी उस आदमी की हताशा को समझ सकता था। दुर्भाग्य से जिन वू ने यथासंभव चतुराई से निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मुझे माफ करें, क्या ऐसा है? फोरमैन बे ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। ठीक है, ये कुछ पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अच्छी कहानी है, लेकिन उसने झट से अपनी रणनीति बदल दी। कई वर्षों से यह काम करते हुए मैं कई लोगों से मिला हूं। ठीक है, लेकिन यह मेरी आप जैसे किसी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात है। आपके पास खनिक बनने की जन्मजात प्रतिभा है। ऐसा लग रहा था कि फोरमैन बे को वास्तव में यहां जिन वू पसंद आया। जिन वू यहां केवल अजीब ढंग से हंस सकता था, न तो उस धारणा से सहमत होने में असमर्थ थे और न ही उसका खंडन करने में। ये निर्णय लेते हुए कि युवक की मुस्कान एक अच्छा शगुन थी, फोरमैन बे आत्मविश्वास से मुख्य विषय पर आगे बढ़ा। मैं आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप मेरे पास पूर्णकालिक रूप से आकर काम नहीं करना चाहते? आप देखिए, मैं निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। इस युवक का नाम सियोंग जिन वू है। भले ही आज एक खनिक के रूप में उसका पहला दिन था, फिर भी वह दिग्गजों से 3-4 गुना अधिक प्रदर्शन करने में सफल रहा। यदि वह ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा को बरकरार नहीं रख सका, तो क्या वह एक फोरमैन की विफलता नहीं होगी? वह प्रभारी व्यक्ति के साथ इस मामले पर चर्चा करने और जिन वू के वेतन का भुगतान दूसरों से अलग करने के बारे में भी सोच रहा था। वह इस नवयुवक को कितनी बुरी तरह अपने जाल में फंसाना चाहता था। जिन वू दृढ़ बने रहा। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन दरअसल मैं इस समय किसी और चीज के लिए तैयार हो रहा हूं।
जिन वू के कुछ ही शब्द और फोरमैन बे के चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति की निराश अभिव्यक्ति बन रही थी जिसने अपना देश खो दिया था। जिन वू ने खुद से हंसते हुए कहा, कितना दिलचस्प लड़का है। अपनी कच्ची भावनाओं को इस तरह खुलेआम प्रदर्शित करना। अधिक संभावना यह है कि फोरमैन बे ने सोचा होगा कि उसने ईरान के भीतर एक बिना पॉलिश किया हुआ खुरदरापन खोज लिया है। फोरमैन बे ने युवाओं से सावधानी से पूछने से पहले कुछ देर तक सोचा, फिर कल का क्या होगा? क्या तुम कल भी काम पर आ सकते हो? दरअसल उसके पास कल के लिए और कुछ भी योजना नहीं थी। पुनर्मूल्यांकन अगले दिन के लिए भी निर्धारित किया गया था। फिर भी क्या उसके पास अब एक और खनन कार्य लेने का कोई कारण था? उसे पहले से ही कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने को मिली और उसे रैन के बॉस का भी गवाह बनने का मौका मिला। जरा ठहरिए। जैसे ही वह अपने इनकार के लिए अपना मुंह खोल रहा था, एक नया सवाल तेजी से जिन वू के दिमाग में दाखिल हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि हंटर्स गिल्ड कल एक और छापेमारी करेगा? ये सही है, और वह भी ए रैंक का है। लेकिन क्या यह भी संभव है? उन्होंने आज छापेमारी पूरी कर ली। आमतौर पर एक छापा मारने वाली टीम छापा मारने के बाद लगभग एक सप्ताह की छुट्टी लेती है, और यह छापेमारी कल दोपहर से ही शुरू हुई है, जिसका मतलब था कि हंटर्स गिल्ड के कुलीन लोग लगातार 2 दिनों से कल और आज इस कालकोठरी पर छापा मार रहे थे। और जब पुनर्प्राप्ति अभियान अंततः समाप्त होने के बाद वे बॉस को मारते हैं, तब तक सुबह हो चुकी होती है। स्वाभाविक रूप से जिन वू को समझ नहीं आ रहा था कि कल एक और छापा कैसे पड़ेगा। जब जिन वू ने रुचि दिखाई तो फोरमैन बे भी अधिक उत्साहित हो गया। आप देखिए, आक्रमण टीम बी कल आगे बढ़ेगी, टीम ए नहीं। आक्रमण टीम बी, क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक बैकअप टीम के साथ रैन के कालकोठरी को साफ करने के बारे में सोच रहे हो? और यह बिल्कुल हंटर्स गिल्ड की ताकत है। आप देखिए, मेरा मतलब है, हम शायद पूरे दक्षिण कोरिया में एकमात्र गिल्ड हैं जो 2 अलग अलग टीमों के साथ रैन के कालकोठरी को जीत सकते हैं। तब फोरमैन बे काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। क्या शिकारी हर समय कालकोठरियों में इसी तरह छापा मारते हैं? अब आमतौर पर हमें इस तरह टीमों को विभाजित नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार शेड्यूल ओवरलैप हो गया है। चूंकि हंटर्स गिल्ड जिस जिले में संचालित होता था, वहां लगभग एक ही समय में 2 रैन के गेट्स दिखाई दिए। जाहिर तौर पर चेयरमैन चोई जोंग इन को उन दोनों के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा। तो कल एसोसिएशन में चेयरमैन चोई से मुलाकात का कारण ये था। चोई जोंग इन जैसा व्यस्त व्यक्ति बिना किसी कारण के एसोसिएशन में अचानक नहीं आ जाएगा। जिन वू ने सिर हिलाया। ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप पहली बार बी टीम के साथ कालकोठरी पर छापा मारने की कोशिश करेंगे? ये सही है। हालांकि हंटर्स की बी टीम आपकी नियमित बैकअप टीम नहीं है, ठीक है। वे कुछ अन्य बड़े गिल्डों की ए टीम से भी बेहतर हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी यह आज से कहीं अधिक खतरनाक होना चाहिए। फोरमैन बे तब अवाक रह गया, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट होगा। आज की छापेमारी में 2 रैंक एस हंटर्स ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर केवल ए और उससे नीचे का रैंक ही कल कालकोठरी पर छापा मारने की कोशिश करेगा। जरूर, उसने सुना था कि कल के गेट का आकार आज के गेट से छोटा था, लेकिन फिर भी 2 रैंक एस हंटर्स को खोना वास्तव में एक बड़ा झटका था। आखिरकार मिस्टर सियोग बॉस राक्षस के बारे में चिंतित था, तब भी जब 2 रैंक एस हंटर्स वाली हमला टीम पास में थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बच्चे से झूठ बोल सकता हूं, है ना? फोरमैन बे अपने बगल में काम करते हुए कल युवाओं के मन को बदलने की सोच रहा था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वह असफल हो गया है, उसने कुछ खेद व्यक्त किया। हाँ, यह निश्चित रूप से और अधिक खतरनाक हो जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो छापेमारी भी विफल हो सकती है। यहीं पर जिन वू की आंखों की रोशनी बदल गई। चैप्टर 84। जिन वू ने बोलने से पहले बहुत देर तक विचार नहीं किया। अच्छा, ऐसा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। मुझे कल कहां दिखना चाहिए? इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनने के बाद फोरमैन बे की आंखें सदमे से और घूम गईं। रुको, मैंने अभी जो कहा उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? क्या उसने निश्चित रूप से नहीं कहा था कि कल आज से भी अधिक खतरनाक होने वाला है? बे की कहानी सुनने के बाद मिस्टर सियो की अभिव्यक्ति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वृद्ध व्यक्ति इस मामले को पूरी तरह से भूलने के लिए तैयार था। हालांकि इसका मतलब क्या था? इस युवा के लिए धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि बे को कल के लिए कोई अन्य खनिक ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस इतना ही। मिस्टर सियोंग 4 या 5 लोगों का काम अकेले ही आसानी से कर सकता था, और वह भी उसका पहला दिन था। लड़के की काम करने की गति, जो खनन टीम के एक का मोग जिनसू को भी प्रभावित करने में कामयाब रही, वास्तव में पहली बार जब बे ने इसे देखा तो वह काफी चौंकाने वाला था।
जिन वू की घोषणा से कि वह कल आएगा, फोरमैन बे को ऐसा लगा जैसे उसे एक शक्तिशाली, भरोसेमंद सहयोगी मिल गया है और वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मिस्टर सियोंग, आपने सही चुनाव किया। फोरमैन बे की मूंछें कांपने लगी और उसने एक बेहद शानदार मुस्कान बिखेरी। और फिर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिन वू का मन रातों रात न बदल जाए, वह एक अभूतपूर्व प्रस्ताव भी लेकर आया। मैं प्रभारी व्यक्ति के साथ अच्छी बातचीत करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आपको कल सामान्य दैनिक वेतन से दोगुना वेतन मिले। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं आपके लिए इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, मिस्टर सियोंग? फोरमैन बे ने आत्मविश्वास से अपनी छाती पर हाथ मारा। मिस्टर सियोंग, आप किसी भी बात की चिंता न करें और कल ही काम पर आ जाएं। जाहिर है, 4-5 लोगों का काम करने में सक्षम आदमी को दैनिक वेतन से दोगुना भुगतान करने में किसे पसीना आएगा। यदि बे चेयरमैन होता तो डबल की तो बात ही छोड़िए, वह तिगुना नहीं, शायद भविष्य को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक कर देता। मैंने खुद से यह उम्मीद नहीं की थी कि मुझे उस दिन अफसोस होगा जब मैं हंटर्स का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। फोरमैन बे केवल अपनी हंसी वापस निगल सका। फिर जिन वू ने उससे एक प्रश्न पूछा। ठीक है, मैंने कल शाम को किसी से मिलने का वादा किया है, तो क्या मैं समय पर मिल पाऊंगा? आज सुबह यू जिन हो ने उसे फोन किया। बड़े भाई, क्या मैं आकर आपसे बात कर सकता हूँ? किसी कारण से वह थका हुआ लग रहा था। वह बच्चा कल दुनिया के शीर्ष पर था और कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भी आज। जिन वू को आश्चर्य हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कॉल तभी आए जब उसने खनिक बनने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था। उसके पास बैठक को कल शाम तक टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फोरमैन बेजोर से हंसा। मैंने जो सुना है, कल की कालकोठरी का आकार आज की कालकोठरी से बहुत छोटा होना चाहिए। इसलिए हमें 6 बजे से पहले ही काम खत्म कर लेना चाहिए। क्या वे आज शाम 5 बजे के आसपास आज का काम खत्म नहीं कर पाए? उन्हें कल और भी तेज होना चाहिए। जिन वू ने सिर हिलाया। यह उसके लिए भी ठीक रहेगा। उस स्थिति में मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जिन वू को मुड़ते और दूर जाते देख फोरमैन बे के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। अगर मैंने शादी की होती तो शायद अब तक मेरे पास उसकी उम्र के आसपास एक बेटा होता। उस लड़के की पीठ इतनी चौड़ी और भरोसेमंद क्यों लग रही थी? कितना अद्भुत होता अगर दुनिया मिस्टर सेउंग जैसे उत्कृष्ट नए लोगों से भरी होती। फोरमैन बे के होठों से एक मोटी मुस्कान छूटने से इनकार कर रही थी। हालांकि वह मुस्कुराने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। बस स्टॉप की ओर चलते समय जिन वू के होठों पर भी एक अदृश्य मुस्कान तैर रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चाह रहा हूं कि छापा मारने वाली टीम कल कोई बड़ी गलती करे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसकी मौजूदगी छापेमारी टीम या खनन टीम के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। ऐसा भी नहीं था कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो। शायद विडंबना यह है कि रैंक के गेट्स को पास करने की सफलता दर वास्तव में निचले रैंक वालों की तुलना में अधिक थी। पहली बात यह है कि एसोसिएशन किसी भी पुराने गिल्ड को परमिट नहीं सौंपता है, और एक बार जब गिल्ड को अवसर दिया गया तो वे अपने सभी संसाधन लगा देंगे और कालकोठरी को भी जीतने का प्रयास करेंगे। हंटर्स गिल्ड कल के कालकोठरी छापे में अपना सब कुछ नहीं दे रहा है। सोचने के लिए उनके पास एक आक्रमण टीम को 2 भागों में विभाजित करने और एक ही समय में 2 अलग अलग रैंक के गेट्स का शिकार करने की क्षमता होगी। यह अपने पेशे में शीर्ष स्थान के धारक के लिए उपयुक्त कुछ आत्मविश्वास था। लेकिन यह निर्विवाद था कि इसके साथ जुड़ा जोखिम भी अविश्वसनीय रूप से अधिक था। चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी तरह से हार नहीं मानूंगा। यदि वे छापेमारी को सुरक्षित रूप से पूरा करने में कामयाब रहे तो यह इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। दूसरी ओर, यदि कोई दुर्घटना घटती है तो वह हंटर्स गिल्ड की सहायता करेगा, लेकिन बदले में उसे उच्च रैंक वाले राक्षसों पर एकाधिकार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा। बस में चढ़ते ही जिन वू के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। रात में देर से चाहेन अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वह दूसरों से अलग क्यों है? जिस आदमी से वह बॉस रूम में मिली थी उसके बारे में तरह तरह के विचारों में डूबी हुई, वह बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। लगभग 2 साल पहले अपनी क्षमताओं को जागृत करने के बाद वह कई शिकारियों के पास गई, लेकिन कभी कोई अपवाद नहीं हुआ। जब भी वह हंटर्स या अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो अवेकेंड के पास जाती थी, तो एक गहरी अप्रिय बदबू उसकी नाक पर हमला करती थी। पहले तो उसे लगा कि वह बीमार है, इसलिए वह विभिन्न डॉक्टरों के पास गई। हालांकि उसने उस संबंध में कोई प्रगति नहीं की। जिन डॉक्टरों के पास वह गई उनमें से एक ने सावधानी से उसे अपनी परिकल्पना के बारे में बताया। क्या यह संभव हो सकता है कि आप, हंटर, अपनी घ्राण इंद्रियों के माध्यम से दूसरे की जादुई ऊर्जा को महसूस कर सकें?
उस अनुमान में निश्चित रूप से कुछ दम था। शिकारी का पद जितना ऊंचा होगा, बदबू उतनी ही बदतर होगी, और निश्चित रूप से रैंक जितनी कम होगी, दुर्गंध भी उतनी ही अधिक सहनीय होगी। निस्संदेह सामान्य लोगों से किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आती थी। यह पहली बार है जब किसी सुखद गंध वाले व्यक्ति से मुलाकात हो रही है। पहले की घटनाओं को याद करके उसका दिल कुछ तेजी से धड़कने लगा। वह काफी उत्सुक हो गई कि वह आदमी कौन हो सकता है, इसलिए जैसे ही छापा समाप्त हुआ, वह एसोसिएशन की वेबसाइट से जुड़ी और उसका विवरण खोजा। रैंकी सेओंग जिनवू हंटर लाइसेंस पर दिखाई गई व्यक्ति के बारे में जानकारी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। कोई संपर्क विवरण नहीं है, लेकिन फिर उसकी संपर्क जानकारी के बारे में जानने के बाद भी वह क्या करेगी? यह महसूस करते हुए कि एसोसिएशन की वेबसाइट से उसे और कुछ नहीं मिल सकता है, उसने फिर भर्ती विभाग के प्रबंधक जो म्योकी के फोन नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका ऐसा करने का इरादा भी नहीं था। क्या चल रहा है? चा हंटर, क्या इतनी देर में कुछ हुआ? जब उसने उसे फोन किया तब तक रात का 1 बज चुका था। उसने फोन का जवाब नहीं दिया होता अगर दक्षिण कोरिया की एकमात्र महिला रैंक एस हंटर, जो हंटर्स गिल्ड की उपाध्यक्ष भी नहीं थी, ने फोन का जवाब नहीं दिया होता। जो म्योकी की अभी भी नींद में डूबी आवाज सुनकर वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसने गलती की है, लेकिन ये केवल थोड़ी देर के लिए ही रहा। चाहे इन ने कुछ कठिनाई से अपना मुंह खोला। क्या आप सेओंग जिनवू नामक शिकारी के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ। रुको, क्या आप वर्तमान में एसोसिएशन के लिए काम कर रहे रैंकी हंटर के बारे में बात कर रही हैं? चाहे इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो म्योकी कोई और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के सर्वश्रेष्ठ गिल्ड में भर्ती के प्रभारी व्यक्ति थे। तो उस जैसे आदमी को रैंकी हंटर का नाम क्यों याद आया? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? बात यह है, दरअसल चेयरमैन चोई ने कल मुझसे वही करने का अनुरोध किया था जो आपने किया है। आप देखिए, उन्होंने मुझसे उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी उजागर करने के लिए कहा। चेयरमैन ने ऐसा किया? हाँ मिस। क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? ठीक है, मैं भी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... तो तुम्हें क्या पता चला? फोन के स्पीकर से एक असहाय सी गहरी आवाज निकली। मैंने और अधिक जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन एसोसिएशन ने उनकी जानकारी पर रोक लगा दी है। मैं पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा हूं। वे एक नियमित हंटर पर सभी सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। वह कोई शीर्ष श्रेणी का शिकारी भी नहीं है। लेकिन आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं, चा हंटर? क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए? नहीं, ठीक है। आपको इतनी देर से कॉल करने के लिए मुझे खेद है। शुभ रात्रि। वे 3 घंटे पहले किए गए फोन कॉल की सामग्री थी। उसने उस लड़के के बारे में और अधिक जानने के लिए साहस जुटाया, तभी उसके दिमाग में और भी सवाल उमड़ने लगे। एक रहस्यमय शिकारी जिसकी पहचान हंटर्स गिल्ड के नेता द्वारा की जा रही थी, जबकि एसोसिएशन इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। नहीं रुको, बस कुछ तो होना ही था। उसने इसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना की। वह उस रहस्यमय और विशेष संविधान को उजागर करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो उसे तब से परेशान कर रहा है जब वह 21 साल की हो गई थी, 2 साल पहले, जब उसने अपनी शक्तियों को जागृत किया था। वह आदमी, क्या मैं उससे दोबारा मिल सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी? वह अचानक चिंता से घिर गई। शुक्र है, चाहे इनको सेओंग जिनवू की सख्त टोपी याद आ गई। उसे याद आया कि उसने जो सख्त टोपी और ओवरऑल पहना हुआ था, उस पर हंटर्स गिल्ड का प्रतीक अंकित था। मुझे अब याद आया, वह खनन टीम में था, है ना? उसके विपरीत, जो छापेमारी टीम का हिस्सा थी, खनन टीम आज भी बाद में काम करेगी। यदि सेओंग जिनवू ने खनन टीम नहीं छोड़ी हो, तो एक मौका था कि वह उससे दोबारा मिल सकती थी। आओ चलकर देखें। चूंकि वह गिल्ड की उपाध्यक्ष थी, इसलिए छापे वाली जगह पर रुकना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं होगी। ठीक है, मैं वहां ऐसे आऊंगी जैसे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और देखूंगी कि वह आदमी काम पर आया या नहीं। लेकिन क्यों? जैसे ही उसने उस संदिग्ध शिकारी को दोबारा देखने की संभावना के बारे में सोचा, उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। अगर मैं ऐसा करना चाहती हूं, तो मुझे पहले कुछ देर सोना होगा। आज के कार्यक्रम के लिए चाहे इनने अपनी अनिच्छुक आंखों को बंद करने के लिए मजबूर किया। सुबह का सूरज उगने से पहले ही जिनवू सुबह सबसे पहले बैठक क्षेत्र के लिए निकला। ये कल से अलग था, जब उसे कुछ छूट थी, क्योंकि वह केवल छापे के बीच में ही दल में शामिल हुआ था। शायद मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। वह इस बात से चिंतित था कि क्या वह बहुत जल्दी था या नहीं, लेकिन खैर, जब वह वहां पहुंचा तब तक कई शिकारी गेट के सामने जमा हो चुके थे। अरे मिस्टर सेओंग,
फोरमैन बे यून सेओक ने सबसे पहले उसका अभिवादन किया। अरे यह मिस्टर सेउंग है। अरे यार मिस्टर सियोग। अन्य शिकारियों ने हल्के से सिर हिलाकर उसका अभिवादन करना शुरू कर दिया और कुछ ने तो जिन वू का अभिवादन करने के लिए अपने हाथ अपनी छाती तक ऊपर उठा दिए, जो कल से काफी अलग था। प्रत्येक खनिक द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण था, इसलिए वे किसी भी समय महान कौशल वाले सहकर्मी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। खनन टीम के शिकारियों के हाव भाव से उनकी खुशी साफ देखी जा सकती थी। ये थोड़ा अटपटा है। जिन वू को रैंक ई हंटर बनने के बाद से ही खराब व्यवहार का सामना करना पड़ा था, इसलिए जब उसका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया गया तो वह चकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर भी उसे उनकी ईमानदार प्रतिक्रियाओं का बुरा नहीं लगा। जिन वू ने अभिवादन के तौर पर बिना शब्द कहे अपना सिर नीचे कर लिया। 1 2 3। फोरमैन बे ने आज उपस्थित खनिकों की संख्या की गिनती की और इसे मेमो पर लिख दिया। 18 19। खैर ये लगभग हर किसी को है। ये पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। खैर 1 या 2 के लिए आज जैसे दिन का चूक जाना ठीक था, क्योंकि अब हमारे बीच में 2 इक्के हैं। फोरमैन बे की नजर मोक जिन सू और सियोक जिन वू से मिली। बे एक मूर्ख की तरह मुस्कुराया, जिससे मोक जिन सू ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, जबकि सेओंग जिन वू भ्रम में अपना सिर झुका रहा था। ये तब था। क्षमा करें फोरमैन बे, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। फोरमैन बे अचानक अपनी ओर से आने वाली आवाज से झेप गया और बुरी तरह कांप उठा। अपनी उपस्थिति प्रकट किए बिना इधर उधर घूमना किसी के उत्कृष्ट कौशल का स्पष्ट प्रमाण था। और जैसी कि उम्मीद थी, फोरमैन बे की नाराजगी भरी नजर जिस पर थी, वह आज की छापेमारी टीम का नेता सोहन की हून था। मेरा दिल अभी अभी डर के मारे लगभग रुक गया है, सोहन हंटर महोदय। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह एक बुरी आदत है जो मैंने लंबे समय तक कालकोठरी में काम करने के बाद सीखी है। सोहन की हूं शर्म से मुस्कुराया। तभी पुनर्प्राप्ति टीम के फोरमैन ने अचानक खुद को सोहन की हून के पीछे से प्रकट किया। एक बूढ़ा आदमी अपनी उम्र का अभिनय नहीं कर रहा। क्या यहां तक कि आप दोनों यहां क्यों होंगे जहां खनन टीम है? क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? हम यहां इसलिए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर हमें आपके साथ काम करना है। फोरमैन बे ने हैरान भाव से सोहन की हून को देखा। इस बीच सोहन की हून ने अपना मुंह खोलते हुए खनन टीम के शिकारियों को स्कैन किया। बात यह है कि हमारी टीम के पोर्ट ने आज न आने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि मुझे खनन टीम से किसी को उधार लेना पड़ेगा। फोरमैन बे की आंखें आश्चर्य से घूम गईं। लेकिन मेरी टीम से क्यों? जब आपको पुनर्प्राप्ति टीम में बहुत सारे मजबूत लोग मिले जो हमसे बेहतर सामान ले जा सकते हैं। जैसे कि वह उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, पुनर्प्राप्ति टीम के फोरमैन ने उसके हैंडल को उड़ा दिया। हमारे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए मेरे लड़कों को 3 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने रात का खाना भी मिस कर दिया। लेकिन अब आप उन्हें कुली के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस कारण पुनर्प्राप्ति टीम को रात्रि भोज न मिलने पर अतिरिक्त समय लगाना पड़ा, क्योंकि खनन टीम ने अपना कार्य बहुत पहले ही समाप्त कर लिया था। खैर ये सच है कि हमने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है, जो आमतौर पर शाम 7 बजे के आसपास समाप्त हो जाना चाहिए था। मिस्टर सेउन को धन्यवाद। लगभग 5 बजे तक जब पुनर्प्राप्ति टीम के फोरमैन ने उसकी गर्दन में उभरी हुई नसों को देखा, तो फोरमैन बे भूल गया कि वह क्या कहना चाहता था। शायद उसने सोचा कि यह स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा। सोहन की हून ने फिर खनिकों को संबोधित किया। क्या आप में से कोई है जो छापेमारी टीम के साथ जाना चाहता है? एक बार छापा खत्म होने के बाद हम आपको तुरंत अतिरिक्त जोखिम वेतन प्रदान करेंगे। सोहन की हून की याचना भरी निगाहें इधर से उधर घूमी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। या तो वे नीचे जमीन की ओर देखते थे या आकाश की ओर देखते थे, जानबूझकर उसकी नजरों से मिलने से बचते थे। ये सचमुच स्पष्ट होगा। मैं कुछ और पैसों के लिए अपनी गर्दन जोखिम में नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे मारो। खनन टीम में सर्वोच्च रैंक वाले हंटर केवल रैंक सी थे। उनमें से अधिकांश रैंक डी थे। उनमें भी ई रैंक थी। हालांकि सोहन की हून उन्हें जिस स्थान पर ले जाना चाहता था वह एक रैंक के कालकोठरी थी, जिसे वास्तविक रूप से सबसे खतरनाक माना जाता था। भले ही विचाराधीन कालकोठरी को बी दर्जा दिया गया हो, फिर भी खनिकों को बहुत संकोच होगा। फिर भी यह था। यहां तक कि हल्की सी चोट भी इन शिकारियों को वहां मार डालेगी। नहीं, गलत जगह पर कदम रखने से ही किसी की मौत हो सकती है। वह कालकोठरी ऐसी जगह नहीं थी जहां कम रैंक वाले शिकारी जीवित रह सके। निश्चित रूप से कुलियों को केवल छापा मारने वाली टीम के गियर के आसपास ही घूमना पड़ता था, लेकिन फिर भी खनन के काम की तुलना में यह अभी भी बहुत खतरनाक था। सोहन की हूं की अभिव्यक्ति और अधिक उदास हो गई।
कौन जानता था कि दूसरे कुली को ढूंढने में उसे कितना अधिक समय और प्रयास बर्बाद करना पड़ेगा। शायद पूरी सुबह या दोपहर तक भी, या यदि वह वास्तव में बदकिस्मत था तो पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। ये तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। यही वह समय था जब उसकी नजर एक युवा शिकारी से मिली। अन्य शिकारियों के विपरीत ये लड़का ठीक उसी पर घूर रहा था। निस्संदेह ये जिनवू था। जब सोहन की हून उसे घूर रहा था, जिनवू भी धीरे धीरे उस आदमी की शक्ल देख रहा था। क्या वह टैंकर के लिए थोड़ा तेज नहीं है? सामान्य ज्ञान ये बताता है कि छापा मारने वाली टीमों के नेता अधिकांश समय टैंकर होते थे। हालांकि अन्य टैंकरों की तुलना में सोहन की हून थोड़ा दुबला था। वह काफी लंबा भी था, इसलिए किसी हंटर की बजाय वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी जैसा दिखता था। जिनवू ने अंततः सोहन की हून को देखना बंद कर दिया और उसकी आंखें दूसरी ओर चली गईं। तभी सोहन की हून ने अपनी गहरी सांसें छोड़ दी। अभी क्या हुआ? अभी अभी उसका पूरा शरीर इतना अकड़ गया था कि वह सांस लेना भी भूल गया था। वह समझ नहीं पाया कि क्यों। क्या मैं बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो रहा हूं, क्योंकि एक नेता और बाकी सब के रूप में यह मेरी पहली छापेमारी होगी। अब तक उसने सहायक टैंकर के रूप में छापे में भाग लिया था, इसीलिए आज का अवसर उसके लिए दोगुना महत्वपूर्ण था, और वह निश्चित रूप से आज कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सोहन की हून झुक गया था और खुद को फिर से खड़ा करने से पहले ठीक होने के लिए जोर जोर से हौंफ रहा था। संभवतः उसके शर्मनाक आचरण के कारण आसपास शोर हो गया था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि गड़बड़ी का कारण वह नहीं था। सोहन की हून की निगाहें खनन टीम के शिकारियों की ओर गईं, तभी उन्हें आकाश की ओर उठा हुआ एक हाथ दिखाई दिया। आखिरकार कोई नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था, कोई जिसका वह इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सोहन की हूं की अभिव्यक्ति काफी निखर गई। जब जिनवू ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वह ध्यान का केंद्र बन गया। मैं इसे करूंगा। चैप्टर 85। एक रैंकी हंटर एक अस्पष्ट रैंक के कालकोठरी में प्रवेश करना चाहता था। शुद्ध कोलाहल मच गया। उच्च श्रेणी के राक्षस सांस रोककर अंदर इंतजार कर रहे हैं, फिर भी आप अंदर जाना चाहते हैं। मिस्टर सियोंग, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे सामने अभी भी पूरा जीवन पड़ा है, तो तुम कुछ अतिरिक्त रुपयों के लिए ये सब जोखिम में क्यों डाल रहे हो? कुछ ही देर में खनन टीम के सदस्यों ने जिनवू को घेर लिया। उसी समय फोरमैन बे ने जल्दी से सोहन की हून को यह समझाया। उस दोस्त ने कल ही यह काम शुरू किया था, इसलिए उसने शायद कुछ भी न जानते हुए हाथ उठा दिया। उसकी रैंक क्या है? वह है। फोरमैन बे ने चुपचाप जिनवू की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, ये है। और कुछ भी हो, उसकी रैंक बहुत कम है, तो किसी और के साथ जाने के बारे में क्या ख्याल है? उस दोस्त को अपने साथ ले जाना बहुत खतरनाक होगा। सोहन की हून की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वह आदमी केवल रैंक ई है। वह आदमी जिसने केवल एक सेकंड पहले ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा था, निश्चित रूप से वह उस आदमी से आने वाली जादुई ऊर्जा के किसी भी असाधारण उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सका। हालांकि उसे इसे कैसे रखना चाहिए? उस आदमी में एक खास तरह की आभा व्याप्त हो गई थी, जिसे सरल शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही ये तेज और पूरी तरह से नियंत्रण में भी महसूस होती है। वह निश्चित रूप से ई रैंक का नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोहन की हून कितना कठोर दिखता था, वह आदमी निश्चित रूप से निचले दर्जे का शिकारी नहीं था जिसका उसने दावा किया था। बेशक फोरमैन बे के पास यहाँ झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, लेकिन सोहन की हून के दृष्टिकोण से उसका अपना आकलन सही होना चाहिए था। इन सब के अलावा कुली का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना? वास्तव में एक कुली को केवल अच्छी तरह से सामान ले जाने की आवश्यकता होती है। यदि छापा मारने वाली टीम के बिल्कुल पीछे स्थित सामान ढोने वाले को खतरे में पाया जाए, तो उस छापे को पूरी तरह से विफल माना जाना चाहिए। ऐसे मामले में रैंक भी उसके जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकता है, तो क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा कि कुली की रैंक सी आई हो? वे किसी भी तरह परवाह किए बिना मर जाएंगे। जब सोहन की हून की विचार प्रक्रिया उस बिंदु तक पहुंची, तो उसे इस तथ्य पर पछतावा होने लगा कि उसने वास्तव में इसके बारे में चिंता करने में समय बर्बाद किया। छापेमारी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, फिर भी वे पहले ही बहुत अधिक समय बर्बाद कर चुके थे। सोहन की हून ने जिनवू को देखा और बोला, नहीं, मैं उसे ले जा रहा हूं। क्या ये भारी नहीं है? सोहन की हून ने एक प्रश्न पूछा और जिनवू ने बस अपना सिर हिला दिया। नहीं, ठीक है। जिनवू की पीठ पर रखा गया बड़ा बैग छापेमारी टीम के लिए कपड़ों, हथियारों और रक्षात्मक उपकरणों आदि के अतिरिक्त सेट से भरा हुआ था। इसका वॉल्यूम काफी था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसे यह बिल्कुल भी भारी नहीं लगा।
बेशक उसकी स्ट्रेंथ स्टेट को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं लगता कि वह खुद पर दबाव डाल रहा है। जिन वू की अभिव्यक्ति का थोड़ा अध्ययन करने के बाद सोहन की खून गेट की ओर मुड़ गया। जिन वू ने भी अपनी नजर उस ओर घुमाई। एक विशाल गेट, जो कल वाला गेट जितना बड़ा था, चुपचाप हवा में तैर रहा था। शायद ये थोड़ा बड़ा है, फिर भी जादुई ऊर्जा की ज्ञात मात्रा कल के गेट से कम थी। छापे की कठिनाई को उत्सर्जित जादुई ऊर्जा से आंका गया, न कि गेट के आकार से। शायद यही मुख्य कारण था कि बी टीम को इस विशेष कालकोठरी को साफ करने का काम सौंपा गया था। वास्तव में लीक होने वाली जादुई ऊर्जा कल की तुलना में अतुलनीय रूप से छोटी है। जिन वो गेट के सामने खड़े होकर बता सकता था, एसोसिएशन की माप का नतीजा गलत नहीं लगा। लेकिन फिर यह क्या था? ठीक वैसे ही जैसे कि जब वह लाल दरवाजे के सामने खड़ा था तो उसे एक प्रकार का अपशकुन महसूस हो रहा था। मुझे आशा है कि यह कुछ भी नहीं है। इस बीच सोहन की खून ने अपना आदेश दिया, चलो अंदर चलें। गेट के सामने इंतजार कर रही छापेमारी टीम उस आदेश के साथ एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। शिकारी एक एक करके कालकोठरी में दाखिल हुए। जिन वू ने गेट की ओर घूरना बंद कर दिया और उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। कालकोठरी का आंतरिक भाग सादा था। जिन वू उस अजीब एहसास को महसूस करने के बाद तनाव में था, लेकिन उसने उस रास्ते को देखकर राहत की सांस ली जो कल की कालकोठरी से काफी छोटा था। शुक्र है उसे जबरन किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाया गया। हालांकि बात यह थी कि इस टीम के सदस्य रेड गेट को साफ करने के लिए काफी अच्छे थे, चाहे वे एक में कदम रखें। 11 रैंक ए और 6 रैंक बी। यदि यह हंटर्स गिल्ड नहीं बल्कि कोई और होता तो इन लोगों को बी टीम को बिल्कुल भी नहीं सौंपा जाता। जिन वो धीरे से मुस्कुराया, वैसे भी मैं यहाँ छापा मारने वाली टीम का हिस्सा बनकर नहीं आया हूँ। आइए इस तरह की बातों पर चिंता न करें। कल और आज यदि वह ईमानदार होता तो वह यहाँ केवल मौज मस्ती करने आया था, और जैसा कि संयोग ही था, अब उसे आज देखने के लिए और भी चीजें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हर वक्त तेज और सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। जब उसने ऐसा सोचा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। एक महिला शिकारी, एक उपचारक ने उसे अपनी तरफ से बातचीत में शामिल कर लिया। क्या उसकी उम्र 20 के आसपास थी? चूंकि उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, ऐसा लग रहा था कि वह बस उसके तनाव को कुछ हद तक कम करने में मदद करना चाहती थी। आप देखिए, यहाँ मौजूद हर एक सदस्य सिर्फ की खून ही नहीं, मेरा मतलब है टीम का नेता एक प्रतिष्ठित हंटर है। मेरे अलावा वह है। मरहम लगाने वाली महिला ताजगी से मुस्कुराई। शुरू से ही जिन वू को डर नहीं लगा, लेकिन महिला हंटर के पूरी तरह से शांत चेहरे को देखने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फूला हुआ गुब्बारा हो। जिन वू भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है। हीला ने स्पष्ट रूप से अपने प्रयासों से संतुष्ट होकर एक सामग्री अभिव्यक्ति बनाई। उसी समय नेता ने पुष्टि की कि प्रवेश द्वार के पास कोई राक्षस नहीं थे और आगे बढ़ने का संकेत दिया। चलो चलें। जिन वू और हीले दोनों ने रेड टीम की चलने की गति का मिलान किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। चलते समय उन्हें आसपास के वातावरण पर नजर रखनी पड़ती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी प्रगति की गति धीमी थी। अगर यह बहुत भारी है तो क्या मुझे कुछ उठाने में आपकी मदद करनी चाहिए? मरहम लगाने वाली ने जिन वू के सामान पर नजर डाली और उससे पूछा। जिन वू ने बिना शब्द कहे अपने बाएं हाथ में पानी की एक बड़ी बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। हीला उसे उठाने की कोशिश में अपने पैरों पर खतरनाक तरीके से लड़खड़ा रही थी, इसलिए उसने तुरंत बोतल वापस ले ली। छापा मारने वाली टीम अचानक रुक गई और हीला की ओर घूरकर देखने लगी। मुझे खेद है, मरहम लगाने वाली ने शर्मिंदा होकर माफी मांगते हुए अपना सिर इधर उधर झुकाना जारी रखा। उसके बाद उसे यह पूछते हुए कभी नहीं सुना गया कि क्या उसे फिर से मदद की जरूरत है। उसकी तीखी निगाहें सचमुच एक अतिरिक्त बोनस थी। जब जिन वू ने अनजान होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा तो उसे अपनी कर्कश आवाजें निगलनी पड़ी। ये निश्चित रूप से महसूस हुआ कि उसे कालकोठरी के अंदर इस तरह हंसते हुए काफी समय हो गया है। ठीक है, केवल एक सेकंड के लिए भी विचलित होना संभवतः मुझे बहुत परेशानी में डाल देगा। खासकर हाल ही में डेमन्स कैसल और उसकी ऊपरी मंजिलों की कठिनाई को याद करते ही वह कांपने लगा। हालांकि आज का दिन अलग था। कभी कभार किसी बाहरी व्यक्ति के रूप में छापेमारी में भाग लेना उसे इतना बुरा विचार नहीं लगता था। ये तब था जिन वू के कदम रुक गए। कुछ देर बाद छापा मारने वाली टीम के शिकारियों को भी परिवेश में बदलाव का एहसास हुआ। वे आ रहे हैं। इससे पहले कि सोहन की खून अपना आदेश दे सके, छापा मारने वाली टीम के शिकारी अपनी युद्ध संरचना में शामिल हो गए। ये सचमुच पलक झपकते ही घटित हो गया।
जिन वो उससे अंदर ही अंदर बहुत प्रभावित हुआ। तो इस तरह उच्च पदस्थ शिकारी छापा मारते हैं। वे अब तक इस्तेमाल की गई रेक्टैग रेड टीमों की तुलना में निश्चित रूप से एक अलग दुनिया थी। भोली भाली दिखने वाली महिला हीले के हाथों से पहले से ही शुद्ध और चमकदार रोशनी निकल रही थी। लगता है मुझे यहाँ कदम रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक और जिन वो को आश्वस्त महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा खेद भी महसूस हुआ। किसी भी मामले में राक्षसों ने अंततः खुद को दिखाया। सोहन की हूं की आंखें सिकुड़कर एक भट्ठी में सिमट गईं। लकड़बग्घों जैसा दिखने वाला राक्षसों का एक समूह छापा मारने वाली टीम की ओर दौड़ रहा था। वे भी एक मध्यम आकार की कार जितने बड़े थे। सोहन की हून ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। कालकोठरी सियार। एक बार जब वे काफी करीब आ गए तो उन्हें इसका यकीन हो गया। वे वास्तव में कालकोठरी सियार थे। सोहन की हून अपनी ढाल के साथ सामने खड़ा था, लेकिन फिर उसने थोड़ा आराम किया और अपने कृषि आकर्षित कौशल को सक्रिय करने की भी जहमत नहीं उठाई। और फिर उसने अपनी ढाल का उपयोग करके कालकोठरी सियार की गर्दन को निशाना बनाते हुए उसे मार गिराया। यह क्या है? क्या वे कालकोठरी सियार नहीं है? टीम के अन्य सदस्य, जो तब तक बहुत तनाव में थे, अपने सिर झुकाने लगे और अपने झुके हुए रुख को सीधा किया। जल्द ही कालकोठरी गीदड़ों की संक्षिप्त मृत्यु ने गुफा के अंदरूनी हिस्से को भर दिया। गीदड़ राक्षसों पर तुरंत काबू पा लिया गया। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक कालकोठरी सियार लाशों में बदल गए। शिकारियों ने अपने हाथ धो लिए, फिर भी जो कुछ हुआ उससे भ्रमित थे। यह क्या है? मेरे पास जादू खत्म होने से पहले डालने का भी पर्याप्त समय नहीं था। हम एक रैंक के कालकोठरी के अंदर डंगोन जैकल्स से क्यों लड़ रहे हैं? हाँ सही, यहाँ क्या हो रहा है? रुको, क्या एसोसिएशन के मूर्खों ने फिर से गड़बड़ कर दी? उनकी आवाजें तेज होती जा रही थीं। अब मूल रूप से छापेमारी में बुनियादी नियमों में से एक ये था कि कालकोठरी के अंदर कभी भी तेज आवाज नहीं करनी चाहिए। हालांकि डंगोन जैकल्स की उपस्थिति इतनी चौंकाने वाली घटना थी कि वे इस तरह के एक साधारण नियम के बारे में भी भूल गए। सोहन की हून ने सियारों की लाशों को देखा और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। लेकिन रैंक सी कालकोठरी के राक्षस यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं? सोहन की हून ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। वो कुछ हद तक स्तब्ध लग रहा था। बाकी सभी लोग चेहरे पर समान भाव बना रहे थे, एक व्यक्ति को छोड़कर। केवल जिन वो अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मृत सियारों को देख रहा था। वे कोई सामान्य सियार नहीं है। जिन वो की आंखें सिकुड़ गईं। वह निश्चित रूप से देख सकता था कि सियार की गर्दन के चारों ओर का फर हाल ही में किसी चीज से चपटा हो गया था। ये कहीं न कहीं उनके किसी चीज से बंधे होने का स्पष्ट प्रमाण था। मतलब इन राक्षसों को पालने वाले इस कालकोठरी के अंदर कहीं और है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि वाले राक्षस। जिन वो ने उन सफेद फैंटमों को याद किया जिनसे वह लाल गेट के अंदर मिला था। यह अब एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि चाहे वे किसी भी प्रजाति के हों, बुद्धिमान राक्षसों से निपटना काफी मुश्किल था। किसी तरह मेरा अनुमान आखिरकार सही हो सकता है। कल्पना के किसी भी स्तर पर यह एक अच्छा शगुन नहीं था। आप इतनी गंभीरता से किस बारे में सोच रहे हैं? महिला शिकारी ने जिन वू की ओर ऐसे देखा जैसे कि उसमें एक छेद हो गया हो, ठीक उसी तरह जैसे वह गीदड़ों को घूर रहा था। जिन वू ने अपनी तर्जनी उठाए और अपने होंठ ढक लिए। गुफा के गहरे हिस्सों से वह करीब आते कदमों की आहट सुन सकता था। असली दुश्मन आ रहे हैं। जिन वू वापस खड़ा हो गया। अन्य शिकारियों को भी देर से एहसास हुआ कि कुछ गलत था। अरे बाप रे, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सोहन की हून ने जबरदस्ती अपनी आवाज दबा दी। आखिरकार दूर की ओर गुफा के अंधेरे से असली दुश्मनों का पता चला। शिकारियों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हाय ऑक्स, क्या बकवास है? हाय ऑक्स क्यों? कई अच्छी तरह से प्रशिक्षित हाय ऑक योद्धा अब शिकारियों की आंखों के सामने पंक्तियों में खड़े थे। उनकी संख्या 22 थी। सिर्फ कोई हाय ऑक ही नहीं, बल्कि वे 22 हाय ऑक योद्धा थे, जिसका मतलब था कि उनसे लड़ना बहुत मुश्किल प्रतिद्वंद्वी होगा। कुछ गड़बड़ है, कोई धीरे से बुदबुदाया। सोचने के लिए, निम्न श्रेणी के राक्षसों के हमले के ठीक बाद उन्हें अब इन उच्च श्रेणी के राक्षसों से लड़ना था, जो उच्च रैंक के बीच भी सबसे कठिन माने जाते थे। हाई ऑक्स ने शिकारियों पर अपने लंबे भाले तान दिए। ऐसा लगता है कि हंटर्स और हाई ऑक्स की गति लगभग बराबर है। जिन वू जल्दी से एक कोने में पीछे हट गया ताकि वह चुपचाप सामने आ रही स्थिति का निरीक्षण कर सके और आगे बढ़ने का सही समय ढूंढ सके। हालांकि महिला शिकारी ने स्पष्ट रूप से अपनी विचार प्रक्रिया साझा नहीं की। तुम्हें वहीं छुपे रहना होगा, ठीक है? तुम्हें इस तरह चोट नहीं लगेगी। इस तरह से जिन वू को थोड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने उबलते हुए सिर को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए कई गहरी सांसें ली।
जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई। हमलावर हाई ऑक्स की ओर सोहन की हून ने अपने कृषि कौशल को सक्रिय किया। हालांकि ये ऑक्स वास्तव में उसके उकसावे में नहीं आए, और जल्द ही हाई ऑक्स और हाथापाई प्रकार के शिकारी एक कड़वी करीबी लड़ाई में शामिल हो गए। हर तरफ खून बिखरा हुआ था और चीख गूंज रही थी। इसके कुछ ही समय बाद जादूगर प्रकार के शिकारियों द्वारा छोड़े गए जादुई मंत्रों को हाई ऑक्स पर पटक दिया गया। तेज रोशनी वाले तीरों की मार से हाई ऑक्स के सिर फट गए। दुर्भाग्य से कोई अनुवर्ती हमला नहीं हुआ। जादू मंत्रों का प्रभाव अच्छा था, लेकिन लंबे समय तक जादू करने का स्पष्ट नुकसान था। करीबी मुकाबले में हाई ऑक्स ने निश्चित रूप से बढ़त बनाए रखी। घायल बहुत जल्दी सामने आ गए और उपचारकर्ता बहुत व्यस्त हो गए। महिला उपचारक को भी बहुत व्यस्त रखा गया था, वह बिना रुके इधर उधर दौड़ती रहती थी। मैं आ रही हूँ, मरहम लगाने वाली महिला भारी कराह रहे एक शिकारी के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, जिसका हाथ गायब था। फिर वह जल्दी से जप करने लगी, और फिर चकाचौंध रोशनी के साथ खोया हुआ हाथ धीरे धीरे वापस बढ़ गया। यह पुनर्जनन का प्रकाश था, केवल ये या उससे ऊपर रैंक वाले ही प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे ही उसने अपने मरीज की चोटों पर ध्यान केंद्रित किया, अचानक एक लंबी छाया उसके ऊपर मंडराने लगी। महिला मरहम लगाने वाली ने अपना सिर उठाया। एक हाई ऑक, जिसे पहले मृत मान लिया गया था, उसके ठीक बगल में जोर जोर से सांस लेते हुए एक कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। तब महिला मरहम लगाने वाली के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। दुर्भाग्य से आसपास उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जब ऑक ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई तो महिला उपचारक ने इसके बजाय अपने मरीज को गले लगाने और उसकी रक्षा करने का फैसला किया। हालांकि चाहे वह कितनी भी देर तक इंतजार करे, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। प्रत्येक बीतता सेकंड 1 मिनट या उससे अधिक जैसा महसूस हो रहा था। महिला मरहम लगाने वाली ने चुपचाप अपना सिर ऊपर उठाया, और उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ऑक वास्तव में हवा में तैर रहा था, उसका पूरा शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? महिला मरहम लगाने वाली की आंखें और भी अधिक खुल गईं। परंतु फिर हाई ऑक का सिर वस्तुतः उसके शरीर से अलग कर दिया गया था, और फिर उसकी रीढ़ का हिस्सा भी बाहर खींच लिया गया था। अब वह भयानक शक्ति का प्रदर्शन था। जमीन पर पड़े हाई ऑक के सिर रहित शरीर को घूरते हुए महिला शिकारी ने पूरी तरह से भ्रमित अभिव्यक्ति बनाई। क्योंकि हाई ऑक का अलग हुआ सिर अभी भी हवा में तैर रहा था, इसीलिए मेरे कपड़ों पर खून के छींटे लग गए। जिन वू ने गहराई से भौहें चढ़ाई और हाई ऑक का सिर फेंक दिया। एक अन्य हाई ऑक को उसके साथी के सिर पर अप्रत्याशित रूप से चोट लगी और वह जमीन पर गिर गया। यह देखकर कि पीड़ित की गर्दन एक विचित्र कोण में मुड़ी हुई थी, उसके जीवन में वापस आने की बहुत संभावना नहीं लग रही थी। इससे ये दो हो जाता है। जिन वू ने अपनी निगाहें घुमाई। फिलहाल वह गायब में थे। हाई ऑक्स और हंटर्स दोनों ही उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। जिन वू चुपचाप बैठा था, आगे बढ़ने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे दूसरे लोगों की छापेमारी में हस्तक्षेप करने का आरोप लगने का डर था। लेकिन फिर उसे देर से याद आया कि उसके पास गायब कौशल था। क्या उस कौशल के साथ समस्याओं का सामना किए बिना वह जो चाहे वह नहीं कर पाएगा? जिन वू के होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। ठीक है, तो क्या मुझे अब सचमुच शुरुआत करनी चाहिए? और तब ठीक समय पर उसने छापेमारी टीम के नेता सोहन की हून को देखा, जो 3 हाई ऑक्स के साथ जीवन या मौत की लड़ाई में लगा हुआ था। जिन वू के पैर तेजी से चलने लगे।